हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है मेरे प्यारे उड़ान के बच्चों, आप सभी का हमारी इस इंग्लिश की क्लास में। और आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं लौट आया हूं अपनी वेकेशन से। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का स्वागत है हमारी आज की इस इंग्लिश क्लास में, जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। शुरू करते हैं इस लेक्चर को, बट बिफोर यू मूव हेड एक बारी प्लीज आप लोग हेड्स अप दे दीजिए कि आप लोग सब सही सलामत हो, ठीक ठाक हो और आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, जो कि जाने से पहले भी था, अब भी ऐसे ही है, बट आई बिलीव आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को आवाज थोड़ी सी ऑफ लगे, बेयर विद मी, क्योंकि गला ही गड़बड़ है, माइक की गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बिग शाउट आउट टू ऑल द वंस जो यहाँ पर ज्वाइन किया, जिन प्यारे बच्चों ने, तस्लीम, शैला, शाकृति, अनीता, राजू, साक्षी, रजनीश, जसली, नैन्सी, साक्षी, खुशी, रीना, अल्प्रश, राज, आदित्य, शबनम, साक्षी, यशस्वी, अमर, नंदिनी, मौसम, मोनिका, आदित्य। क्या बात, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे थम्स अप दे दिया है। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं अपनी इस क्लास को। बट बिफोर ही मूव हेड एक बारी मुझे बताओ कि आप सब लोग के क्या हाल चाल है भाई, कैसा कर रहे हैं आप सब लोग, सब ठीक ठाक है? ऑल गुड। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, इट्स ओके, बिलीव मी। हम लोग 3 क्लासेस जो हमारा प्लानर है लेक्चर का, उससे 3 क्लासेस आगे चल रहे हैं हम लोग। एंड आई इंश्योर्ड दिस बिफोर आई वेंट आउट फॉर माई लीव। मैंने इंश्योर किया कि हम लोग कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स आगे रहें, ठीक है? तो ये बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा कि अगर मैं बीच में लीव पे गया हूं तो आप लोगों ने सफर किया उसकी वजह से। आई नेवर लेट दैट हैपन, वो कभी नहीं होता है मेरे साथ। दे दो पानी, है ना गरम? ठीक है, लाइए, थैंक यू। ओके तो ऑल गुड, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। फिर ठीक है, सब ठीक ठाक है सर, मैं भी बढ़िया हूं, बिल्कुल एकदम चकाचक, ऑल गुड गोइंग सो फार। मैराथन आएंगे, जल्दी आने वाले हैं आप लोगों के मैराथन, है ना? आप लोगों का एनीवे एक संवाद हुआ होगा, डिस्कशन हुआ होगा और आप लोगों से पूछा गया होगा कि कब हम आप लोगों को मोस्ट टेंटेटिवली ये मैराथन्स चाहिए, कब आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली। तो सब आएगा, चिंता नहीं करिएगा, ठीक है? शुरू करें हम लोग अब आज की क्लास। हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या? स्टार्ट करूंगा, चलिए इस कहानी को, ये जो कोटेशन है अभी, सॉरी ये जो स्टोरी है उसको शुरू करूंगा। और बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, आप लोग को मैंने अक्सर बोलता हूं एक कोटेशन, और वो है गिव देम अ मास्क एंड दे विल शो यू देयर ट्रू फेस। अगर आपको किसी का असली चेहरा देखना है, असली में जानना है कि वो कैसा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए ये मौका दे दीजिए, ऐसा एहसास करा दीजिए कि उसको ये लगे कि उसको कोई देख ही नहीं रहा है या उसने कोई मास्क पहना हुआ है। अगर कोई मास्क आप दे देते हैं किसी को, तो असल मायने में उनकी रियल पर्सनैलिटी, उनका रियल चेहरा आपके सामने आता है। और यही थीम है इस चैप्टर का, जिसको आप पढ़ेंगे आज, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताऊंगा इसके बारे में अभी। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द गेम। हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा पहला सवाल। शुरू करें हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ अपने। हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक? एक वर्ड आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, सुना होगा आपने अक्सर, ऑप्टिमिस्टिक। इसका एंटोनिम आप लोगों को बताना है, बताइए क्या होता है? इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड आप लोगों को बताना है, बताइए। पेंगुइन तुम भूले नहीं हो यार। ओह, अच्छा जी, पेंगुइन तुम भूले नहीं हो, कोई बात नहीं, मत भूलो। तुम लोग खुश हो जाते हो ना जब भी पेंगुइन याद करते हो, हंसी आ जाती होगी ना तुम लोग को, फिर ठीक है, खुश हूं मैं फिर, है ना? अगर कोई चीज ऐसी है जो तुम लोग को लगातार हंसाती रहे, तो उससे अच्छी चीज क्या होगी मेरे लिए? ओके, बताता हूं, चलो। यहां ऑप्टिमिस्टिक जो वर्ड होता है, ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक, ये होता है आशावादी। एक ऐसा इंसान जो पॉजिटिव सोचे, इवन नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ अच्छा पॉजिटिव ढूंढ पाए, वो, उसको ऐसे इंसान को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी। इसका ठीक विपरीत होता है पेसिमिस्टिक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निराशावादी। एक ऐसा इंसान जो कि किसी अच्छी सिचुएशन में भी कमी ढूंढ सके, वो होता है निराशावादी, ठीक है? जिसके अंदर उम्मीद ना हो, बस निराशा भरी हो, नेगेटिव हो जो थोड़ा सा। वाह, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एक और वर्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मंडेन। मंडेन एक वर्ड है, उसका एंटोनिम आपसे पूछा है, ध्यान रखना। एंटोनिम का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को बाय नाउ, है ना? तो मंडेन का अपोजिट क्या होता है, ये बताइए।
सर हाफ ईयरली आने वाला है। असम स्टोरी कर चुके हैं हम लोग बच्चे। आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? एक बार चेक करो अपने लेक्चर्स को, मैं करा के गया था उसको यार, चैप्टर को ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पूरा तुमको टूर दे के गया था अच्छे से। ऐसे कैसे तुम लोग भूल गए यार? हाँ ओके। मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बोरिंग, ऑर्डिनरी या कॉमन। करेक्ट आंसर होता है बच्चा पार्टी मंडेन का जो मीनिंग होता है, पहले वो बताया हूं आप लोगों को। मंडेन का एंटोनिम यहां पूछा गया था। मंडेन का मीनिंग होता है ऑर्डिनरी, कोई ऐसी चीज जो कि साधारण सी हो, बोरिंग सी हो, मोनोटोनस सी हो, रिपीटिंग सी हो, उसको आप मंडेन बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाता है बच्चे ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑप्शन ए असाधारण। ठीक है, वाह, नियरली 69% ऑफ यू गॉट राइट, बहुत अच्छे। आगे देखिए, नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन है यहां पर, द प्रमोशन वाज द आइसिंग ऑन द केक आफ्टर ईयर ऑफ हार्ड वर्क। अब यहां पर द आइसिंग ऑन द केक जो आप देखते हो बच्चा पार्टी, ये एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। इस एक्सप्रेशन का अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है। बताइए, बता सकते हो तो बताइए। प्लीज मुझे अनब्लॉक करवा दो। अरे अनब्लॉक कैसे करवाऊं? आप लोग तो, अब तुम कमेंट कर पा रहे तो अनब्लॉक्ड ही हो ना, इसका मतलब। बारिश हो रही है, हाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अभी जहां पर हम हैं वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन जहां से मैं हूं वहां तो हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ। सिंपल है बिल्कुल इसका मीनिंग, आइसिंग ऑन द केक। सुना होगा आप लोगों ने बहुत ये। द प्रमोशन वॉज द आइसिंग ऑन द केक आफ्टर ईयर ऑफ हार्ड वर्क। एक साल की मेहनत के बाद जो उसको प्रमोशन मिला वो एक आइसिंग ऑन द केक था। आइसिंग ऑन द केक मतलब केक के साथ कुछ टॉप पे जो एक एडिशनल चीज, वो होती है आइसिंग, राइट? चेरी जैसा कुछ। तो यहां पर मतलब होता है उसका इन जनरल एंड एडिशनल बेनिफिट। जब आपको कुछ काम आप कर रहे हो और उसका जो रिटर्न मिले, अरे बाप रे, सी दबा दिया क्या मैंने गलती से? सॉरी सॉरी, माय बैड। सी नहीं, डी है करेक्ट आंसर। तो जब आप कोई काम कर रहे हो मान लो, और उस काम को करते 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 आपको जो रिटर्न मिले सामने से, मान लीजिए कोई काम कर रहा है एक साल से फिर वो जो उसको सैलरी बेनिफिट मिलने वाला है, एक साल के बाद उसकी सैलरी बढ़ेगी, वो तो मिला ही मिला, उसके साथ साथ उसको प्रमोशन मिल गया, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है, इसलिए बोला जाएगा आइसिंग ऑन द केक। एक क्वेश्चन और कर लो क्योंकि एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सॉरी अबाउट दैट, माय बैड। डिस्पाइट द चैलेंजेस दे वर डिटरमाइंड टू वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म यहां पर आप देखते हो, इसका क्या मतलब होता है ये भी बता दो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अभी गेम के लिए जो आखिरी क्वेश्चन है फिलहाल वो। ठीक है, बताओ 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 बताओ। ओहो हाँ यार, सॉरी माय बैड ना, गलती होगी मुझसे, कोई बात नहीं भाई, तुम लोग इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? चिंता ना करो, चिंता नहीं करो यार, ऐसा ना सोचो ज्यादा, कोई बात नहीं। ओके, बताइए 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 बताइए। सर हमारा तो लीडर बोर्ड चला गया। हाँ यार, आई नो, पर ये वाला सही कर दो। एक क्वेश्चन और दिया मैंने गलती करने का, करेक्ट करने के लिए। वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? Despite the challenges, they were determined to weather the storm, run away from difficulties, create problems, overcome difficulties, enjoy success. बताइए। Weather the storm. करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, ओवरकम डिफिकल्टीज। और इस बार ध्यान से ए बी सी सेलेक्ट कर देता हूं, पिछली बार डी करना था ना, गलती से हो गया वो। 70% ऑफ यू गॉट राइट, बहुत अच्छे, शाबाश। अब चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। एक बार आप लोग को एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देता हूं, बट लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द लीडर बोर्ड। केहान त्रिवेदी, भावेश रावत, दायित्व, हिमांशु कश्यप, प्रतीक, आदित्य, शाश्वत, यश सिंह राजपूत, पल्लवी पांडे, हिमांशु कुमार। वैसे आप सभी लोगों का एक क्वेश्चन गलत है याद रखना ये बात, बट कोई बात नहीं, मेरी गलती है वो, एंड आई एक्सेप्ट दैट। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद, उनमें भी आप परफॉर्म कर सकते हो भाई, एमसीक्यूज बहुत सारे ऐड किए हुए मैंने चैप्टर में, डू नॉट वरी। शुरू करें हम लोग, अब शुरू कर सकते हैं हम। कैन वी बिगिन? चैप्टर है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो चैप्टर है बच्चा पार्टी, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपकी जो बुक का नाम है ना, दूसरी बुक का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो इसी चैप्टर की वजह से पड़ा है। ये चैप्टर का जो नाम है बेसिकली वही आपकी बुक को नाम दे दिया गया। ऐसी रिमार्केबल कहानी आप इसको मान सकते हैं। एक बार आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं इसमें होता क्या है। ये जो स्टोरी है ये एक छोटा सा एग्जर्प्ट है एक नॉवल से। एक नॉवल है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। ये जो नॉवल है इसको लिखा है एच.जी. वेल्स साहब ने।
एच.जी. वेल्स जो थे एक बहुत बड़े राइटर थे जो कि फिक्शन बहुत अच्छा लिखते थे। एक पायनियर आप मान सकते हो इनको साइंटिफिक फिक्शन का। जो आप लोग साईफाई थीम जिन पे मूवीज आपने देखी ना, मार्वल्स की मूवीज जो होती हैं, जैसे कि एंड गेम थी, उससे पहले वो इन्फिनिटी स्टोन्स थी, उससे पहले जितनी मूवीज आई हैं बेसिकली, या साइंटिफिक फिक्शन और मूवीज जो भी बनती हैं साईफाई थीम पर, उन सबके फादर माने जाते हैं एच.जी. वेल्स एक तरह से, या स्टार्टिंग प्लेयर मान लो। एक नायाब स्टोरी इन्होंने बहुत सारी लिखी हुई है अर्ली 1900 से लेट 20th सेंचुरी के बीच में, और उनमें से एक नॉवल है द इनविजिबल मैन, जिसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है द हॉलो मैन, अगर आप लोगों ने सुनी हो। मैं जब छोटा तब मैंने देखी थी, और उसी बेसिकली थीम के ऊपर बनी हुई है ये वाली स्टोरी भी, जिसमें आप देखते हो कि एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसका नाम ग्रिफिन है, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, और वो बहुत समय से एक डिस्कवरी करना चाहता है। वो जानना चाहता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन बनाने में लगा हुआ है कि इंसान गायब कैसे हो, ऐसी मेडिसिन या ऐसे ड्रग्स जिनको खा के इंसान गायब हो जाए, बेसिकली ट्रांसपेरेंट हो जाए, ऐसी ढूंढने में लगा हुआ है, और अल्टीमेटली ढूंढ भी लेता है। ऐसे एक साइंटिस्ट की कहानी है ये। लेकिन जो ये बोला जाता है ना कि जब आपके पास एक बहुत तगड़ी पावर आती है, कि एब्सोल्यूट पावर आती है, तो वो आपको भ्रष्ट कर सकती है। अनचेक्ड पावर या एब्सोल्यूट पावर जरूर किस आपको भ्रष्ट कर सकती है, करप्ट कर सकती है, और यही होता है ग्रिफिन के साथ। जैसे ही उसके पास ये पावर आती है, वो एकदम से ऐसा एडवेंचर क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, ऐसा माहौल क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, जिसमें वो लॉलेस हो जाता है, जिसमें वो गलत करता है बहुत ज्यादा, रादर देन जैसे आप सुपर हीरो मूवीज में देखते हैं ना, कुछ शुरुआत जो होती है कुछ एक ऐसी घटना से होती है कि सुपर हीरो को एक पावर मिल जाती है और फिर उसके बाद वो सबकी भलाई के लिए काम करता है। बिल्कुल उसके विपरीत ये जो इंसान है ग्रिफिन, ये इस पावर को अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूज करता है, और धीरे 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 आप पाते हैं कि कैसे मॉरली करप्ट हो जाता है इस पावर का मिसयूज करते हुए। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड एब्सोल्यूट पावर, ये बेसिक आप थीम मान सकते हैं स्टोरी का। स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर को, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अब शुरू करते हैं। एक बारी मुझे गोवर्ड दीजिए अगर आप लोगों को क्लियर है तो। समराइज मैंने कर दिया ना शॉर्ट में? बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। लो वॉइस यार, आवाज तो कम नहीं है वैसे, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाय, रिपीट। समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आया बेसिकली? यस 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 यस, जल्दी से बताओ यार, तुम लोग ऐसे कैसे कर रहे हो? फटाफट से बताओ, ऐसे ऐसे कैसे? मैं आवाज के लिए एक बारी बोल देता हूं बैक एंड टीम को, एक बारी आवाज चेक कर लो, ऐसा बोल देता हूं मैं उनको। और ओके, ठीक है, बोल दिया मैंने, वो चेक कर लेंगे एक बारी। आप शुरू करते हैं, चलिए, हियर वी बिगिन। ठीक है, ऑथर के बारे में आपको बता चुका हूं, एक बहुत ही बढ़िया रिमार्केबल ऑथर रहे हैं और साइंस फिक्शन के मेन राइटर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टोरी की क्रिएशन से जानते हैं, चलिए इनको स्टोरी पढ़ते हैं, फिर समझेंगे बेहतर इनके बारे में। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी पेन और नोटबुक लेके बैठे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगे उनको जरूर नोट डाउन करें। हियर वी बिगिन। द टू बॉयज, आप देखोगे स्टोरी एकदम से रैंडमली स्टार्ट होती है कहीं से भी, बट आपको समझ में आएगा। देखो, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. होता क्या है, ऐसे दो बच्चे होते हैं, लंदन का ये बैकग्राउंड है पूरा, जो स्टोरी वो हो रही है वो लंदन के अंदर हो रही है, भरी सर्दी है इस वक्त, ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप। तो स्टार्टेड इन सरप्राइज, यहां पर आप एक फ्रेज देखते हो, एक एक्सप्रेशन देखते हो, इसका मतलब होता है शॉक्ड, बिल्कुल हैरत में आ जाना। एट द फ्रेश मडी इंप्रिंट्स, मडी मतलब कवर्ड इन मड, इंप्रिंट्स मतलब फुट मार्क्स, ऑफ अ पेयर ऑफ फुट मार्क्स से खाली मार्क्स, बेयर मतलब नेकेड। होता क्या है कि दो बच्चे जो कि घर के बाहर होते हैं, दे स्टार्टेड इन सरप्राइज, दे वर शॉक्ड, एकदम से वो शॉक हो जाते हैं। एट द फ्रेश मडी इंप्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, उनके सामने एकदम से ऐसे दो नंगे पैर के, बेयर फीट के, नंगे पैर या बेयर फीट मतलब नंगे पैर, दो नंगे पैरों के निशान एकदम से वो देखते हैं अपनी आंखों के सामने बनते हुए। अब दिक्कत ये थी, निशान बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है, जब भी कोई इंसान चलेगा किसी मडी जगह पे तो निशान बन सकते हैं। लेकिन What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के बीच में एक barefoot नंगे पैर वाला इंसान कर क्या रहा था?
पहली बात तो। दूसरी बात, वेयर वॉज द मैन, ये आदमी था कहां, यानी कि पैरों के निशान तो दिख रहे थे लेकिन दिख नहीं रहा था, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। एज दे गेज, गेज मतलब स्टेयर्ड, जैसे ये घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, अ रिमार्केबल साइट, रिमार्केबल मतलब अगेन सरप्राइजिंग, साइट मतलब दृश्य, मेट देयर आइज, जैसे ही ये घूर रहे थे कि यार पैरों के निशान दिख रहे हैं, आदमी दिख नहीं रहा है यार, ये घूर ही रहे थे कि एक और दृश्य इनके, रिमार्केबल दृश्य इनकी आंखों के सामने हुआ। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक और ताजा पैर का निशान इनकी आंखों के सामने बनता हुआ दिखाई दिया इनको। आदमी नहीं दिख रहा, सिर्फ पैरों का निशान दिख रहा है। Further, footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the streets. इसके बाद और भी footprints continue हुए, यानी कि बनते रहे। Followed मतलब आते रहे, ठीक है। अब एक गली में जाते रहे, वहां पे उन्होंने देखा कि ऐसे और भी पैरों के निशान बन रहे हैं। पैरों के निशान बन रहे थे उस गली में जहां से ये घर के बाहर निकले थे। पैरों के निशान जहां जहां बनते रहे, ये पीछे पीछे आते रहे, ठीक है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और फुटप्रिंट्स बनते रहे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग मतलब गोइंग डाउन द स्टेप्स, गोइंग डाउन द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। स्टेप्स बेसिकली जहां पर शुरुआत में इन्होंने स्टेयर्स के आसपास देखे थे पैर के निशान, वहां से नीचे आए पहले वो पैर के निशान, फिर आगे गए, फिर गली में एक तरह से वो जाने लगे पैर के निशान। The boys followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. ये बॉयज फॉलो करते रहे, फॉलो मतलब पीछा करना, ये बच्चे जो है उन पैरों के निशान का पीछा करते रहे। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब होता है बच्चे अट्रैक्टेड एंड क्यूरियस या इंटरेस्टेड, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आ जाए और आप एकदम से आकर्षित हो जाएं उसकी तरफ, वो बोलेगा फैसिनेटेड, कि आपको जिज्ञासा आ गई कि क्या है जानने की। द बॉयज फॉलोड, ये बच्चे जो है पीछे करते रहे पैरों के निशान का, फैसिनेटेड बड़े अट्रैक्ट होकर, अंटिल द मडी इंप्रेशन, जब तक ये मडी इंप्रेशन मतलब मार्क्स, पैरों के निशान, जब ये पैरों के निशान बिकेम फेंटर एंड फेंटर, फेंटर का मतलब यहां पर क्या है बच्चे, डल, जब तक ये पैरों के निशान बिल्कुल डल नहीं पड़ गए, फीके से ना पड़ गए। जैसे पहले स्टार्टिंग में तो बहुत क्लियर कट निशान दिख रहे थे, उसके बाद धुंधले से हो गए ये निशान, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहे थे, धीरे धीरे धुंधले होते चले गए, डल होते चले गए, एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिरकार तो ये कंप्लीटली गायब ही हो गए। ऑल टुगेदर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, ये पैरों के निशान बिल्कुल ही गायब हो गए। अरे बाप रे, क्या हो रहा है ये, कौन भूत घूम रहा है लंदन की गलियों में इतनी ठंड में, वो भी नंगे पैर। समझ में आया? अभी तो नहीं आया होगा, अभी आएगा कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। स्टार्टिंग लेकिन मजेदार अच्छी है, स्टार्टिंग चैप्टर की समझ में आई, क्या हुआ समझ में आया? भूत, कोई बोल रहा है भूत, नहीं बेटा भूत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इस पूरे एपिसोड की ये जो पूरी मिस्ट्री थी, ये पूरी जो पजल सी थी, इसकी एक्सप्लेनेशन असल में बहुत ही साधारण सी, सिंपल सी थी। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो bewildered मतलब होता है बच्चे सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड, ये जो बच्चे थे जो कि बिल्कुल हैरत में आ गए थे और कंफ्यूज्ड भी थे कि ये पैरों के निशान कहां से बन रहे हैं, वो असल मायने में फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे एक साइंटिस्ट का, who had just discovered how to make the human body transparent, जिसने अभी अभी ये डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट समझते हो? एग्जैक्टली जैसे कि ग्लास होता है जिसके आर पार देख सकते हो आप, तो इसकी बॉडी के आर पार देखा जा सकता है, तो इसने इनविजिबल होना सीख लिया था। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, थोड़ी देर के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अभी, बट एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट इस पे दूंगा मैं। मान लीजिए आपको मौका मिले एक दिन ट्रांसपेरेंट होने का, गायब होने का, ठीक है, अगर आपको मौका मिले एक दिन इनविजिबल होने का, तो आप क्या करोगे और क्यों? एक बार ये बता दो बस, सोचो आपको मिल गया मौका मिस्टर इंडिया बनने का, तो आप क्या करेंगे? सर दवाई ले लो, हाँ दवाई तो नहीं, बट हाँ मैंने लौंग चबाई हुई है थोड़ी सी, मेरी मम्मी ने मुझे दी हुई है, वो लौंग मैंने यहां पर रखी हुई है, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा गला खुलता है, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं भाई, आज जाके डॉक्टर से दवाई भी लूंगा।
चोरी क्रश, अरे यार तुम लोग को और कुछ सूझता ही नहीं है, बस बिटकॉइन की चोरी कर लूंगा मैं। चोरी तुम सब लोग चोरी करोगे यार, कमाल है यार, ये क्या, ये तो भूत बन जाएंगे। आगे बताओ ना, बताओ भाई क्या करोगे आप लोग अगर इनविजिबल होने का मौका मिले एक दिन के लिए बस। रॉबरी, अच्छा जी आप लोग रॉबरी करोगे मतलब, ओके। व्हाट एल्स? चीटिंग कुछ नहीं करेंगे हम लोग सर, ये क्या बात है यार, कुछ तो करोगे। हाँ बताओ ना, तुम लोग का जवाब ही नहीं मिल रहा है मुझे। बंद तो नहीं किए हुए, चार्ट तो चालू है। हेल्प पीपल कोई बोल रहा है, हेल्प पीपल, अच्छा ठीक है, मिस्टर इंडिया की तरह करोगे तुम लोग हेल्प पीपल। चॉकलेट फैक्ट्री लेके आ जाऊंगा सर, और पेपर ले आऊंगा स्कूल का, चॉकलेट खाऊंगा खूब सारी, पाकिस्तान से वॉर करूंगा, गायब होके क्या हो जाएगा यार इससे। जस्टिस, हाँ टाइम ट्रैवल करूंगा सर, हाँ गायब होके टाइम ट्रैवल, बोर्ड पेपर लीक कर दूंगा सर। अच्छा छोटे छोटे सपने हैं तुम्हारे, मिस्टर इंडिया बनने के बाद भी तुम्हारी ये इच्छा है बस। स्केयर पीपल, डराऊंगा मैं लोगों को सर। और क्या, मीट विराट कोहली, मैं विराट कोहली से मिलके आ जाऊंगा चुपचाप ऐसे इनविजिबल तरीके से। अच्छा ठीक है, व्हाट एल्स? एक शॉपिंग मॉल में घुस जाऊंगा सर, ये आइडिया काफी एडवेंचरस लग रहा है मेरे को। कि मैं एक शॉपिंग मॉल में घुस जाऊंगा, दिख तो मैं रानी हूं सर, वहां पे कुछ भी मौज करो, फिर उसके बाद बड़े सारे स्टोर्स होते हैं सर, वाह इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद और क्या है, स्केयर पीपल बोल दिया, हाँ वो हो गया, और बताओ। नॉर्थ कोरिया चला जाऊंगा सर, किंग जोंग उनसे बदला लेने, वाह इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। रिवेंज, बदले लूंगा सर अपने सारे जितने मेरे पुराने वो थे ना बदले, वो सब पूरे कर दूंगा उस दिन, ठीक है। अच्छा BMW लूंगा सर, वो तो यार तुम बिना इनविजिबल हुए भी ले सकते हो, चुराने की बात कर रहे हो क्या? अच्छा थिएटर में जाके फिल्म देखूंगा सर बहुत सारी, मेरे को फिल्मों का बहुत शौक है। गोल्ड की रॉबरी कर लूंगा सर, अंबानी का ATM ले आऊंगा सर। अबे यार तुम लोग बिल्कुल ही पागल हो यार, ATM ले भी आए मान लो तुम अगर किसी तरह, पहली बात तो चोरी करने का ही ख्याल आया तुमको बस, अगर तुम ले भी आए ATM तो क्या अंबानी ATM ब्लॉक नहीं करा सकता? तुम उससे बहुत सारा पैसा कहीं निकालोगे पता नहीं चलेगा क्या यार, कमाल है तुम्हारा दिमाग। चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप लोगों का जो वो है ना थॉट प्रोसेस, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, चोरी चकारी करनी है तुमको, अलग सर को परेशान करूंगा। कोई नहीं भाई, तुम स्टोरी पढ़ लो, आ जाओ, समझ गया हो तुम लोग कम थोड़े हो ग्रिफिन से। देखो चलो फिर आगे देखो। ध्यान से देखना। The explanation of mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. इन्होंने असल में जो बच्चे थे ये फॉलो कर रहे थे एक ऐसे साइंटिस्ट को, पीछा कर रहे थे, यानी उन्होंने देखा था एक ऐसे साइंटिस्ट को बस जिसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी बेसिकली, ठीक है ठीक है। इस वजह से उसके पैर, और उस ट्रांसपेरेंट साइंटिस्ट ने बेसिकली कहीं पैर रखे होंगे कीचड़ विचड़ में, और कीचड़ में पैर रखने के बाद उसके पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे जैसे पैरों से कीचड़ हटता गया चलने की वजह से वो फिर निशान घट गए, बेसिकली ये हुआ था। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. Griffin जो था साइंटिस्ट, यानी कि आपकी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है एक तरह से, और हीरो नहीं है, विलेन वाला सेंट्रल कैरेक्टर है एक तरह से, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है इसने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट कैरी आउट की ये प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally, इसने swallow किया, swallow मतलब खा लेना, to eat. Finally, इसने निगल लिया कुछ ऐसे rare drugs को, rare मतलब अनकॉमन, जो सामान्यतः ना मिलते हों, बहुत ही आराम से ना अवेलेबल हो, दुर्लभ चीज को बोलते हैं आप रेयर। तो इसने खा लिया, स्वैलो कर लिया कुछ रेयर ड्रग्स को, ड्रग्स मतलब आप मान सकते हो मेडिसिन जो होते हैं उनको भी ड्रग्स बोलते हैं, या और भी चीजें होती हैं बेसिकली, तो कुछ केमिकल्स मान सकते हो सिंपली, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स इसने खा लिए जिसकी वजह से इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे कि शीट ऑफ ग्लास दिखती है, जैसे ग्लास दिखता है ना उसके आर पार देख सकते हो, ऐसे ट्रांसपेरेंट थी। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसके साथ साथ इसकी बॉडी सॉलिड भी रही, ऐसा नहीं है कि गायब ही हो गया पूरा, एक खत्म ही हो गई इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी बॉडी सॉलिड तो रही लेकिन उसके आर पार दिखने लग गया, ऐसा मान सकते हो आप। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस का मतलब होता है बच्चे
someone who has no regard for law। एक ऐसा इंसान जिसके मन में नियम कानून को लेके कोई इज्जत ही ना हो, उसको आप बोलते हैं लॉलेस। ठीक है, जो कि नियम को कुछ मानते ही ना हो, लॉस को कुछ मानते ही ना हो, कोई वैल्यू ना करता हो उनकी। ठीक है, डिसरिगार्ड करता हो, डिसरिस्पेक्ट करता हो लॉ की। तो बोला गया है हालांकि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ब्रिलियंट यहां पर मतलब है इंटेलिजेंट, या कहीं पर भी यही मतलब होता है कि एक काफी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। उसने भाई डिस्कवरी कर ली थी एक ऐसी मेडिसिन की, ऐसे ड्रग्स की, जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया था। उसके बावजूद ही वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि वो नियम कानून को ज्यादा कुछ मानता नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट मतलब होता है टू थ्रो आउट। उसका लैंडलॉर्ड जो था, यानी कि जिस घर में किराए पे रहता था, वहां का जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड था बेसिकली, वो इसको नापसंद करता था ग्रिफिन को, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसने कोशिश की कि मैं इसे घर से निकाल दूं, इजेक्ट कर दूं। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब उससे बदला लेने के लिए, जब ये इसको डिस्कवर हो गई ना मेडिसिन इसकी, तो उससे बदला लेने के लिए, अपने मकान मालकिन से बदला लेने के लिए इसने क्या करा, इस घर को आग लगा दी। जिस घर में रह रहा था उस घर को आग लगा दी भाई। एनीवे, सेट फायर मतलब आग लगाना, रिवेंज मतलब बदला। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब ये बाहर जब भागा, बेसिकली कोई इसको ना देखे, कोई इसको ना नोटिस करे, उसके लिए इसको क्या करना पड़ा, अपने सारे कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि ये इनविजिबल था। इसलिए इसको अगर कपड़े नहीं पहनेगा तो कोई देख ही नहीं पाएगा ना। तो देखो ऐसे एग्जैक्टली जैसे आप देख रहे हो, समझ में, इनविजिबल हो गया ये। ठीक है, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, गेट अवे मतलब रन अवे या निकल जाना, एस्केप करने के लिए, बेसिकली एक तरह से वहां से बच के निकलने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जाए, घर पे लगा दिया आग इसने, अपने आप को देखे ना, इसलिए इसने क्या करा, अपने कपड़े रिमूव कर दिए। Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. इसीलिए ऐसा हो गया कि ये एक बिना घर का वॉन्डरर बन गया। वॉन्डरर मतलब होता है बंजारा, एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना घर ना हो, जो जगह जगह, खाना बदोश भी बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह बस मूव करता रहे ऐसी एमलेसली। तो इस वजह से बताया गया कि thus it was that he became a homeless wanderer, ये एक होमलेस, बिना घर का वॉन्डरर, बंजारा बन गया था। विदाउट क्लोथ्स, ना तो इसके पास कपड़े थे, विदाउट मनी, ना ही इसके पास कोई पैसा था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और ये इनविजिबल भी था। अंटिल, कब तक ऐसा चला, अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड। कब हैपेंड टू मतलब बाय चांस एक दिन क्या हुआ कि ये इसने पैर रखा कुछ कीचड़ में, मड में, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और जैसे जैसे चल रहा था इसके पैरों के निशान दिख रहे थे। ये तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इसके पैरों के निशान दिख रहे थे, और उसी दौरान उन दो बच्चों ने इसको देखा था। ठीक है, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। उन बच्चों से जो इसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करे थे लंदन में, उनसे तो ये एस्केप कर गया आराम से। बट his adventures were by no means over। एडवेंचर्स मतलब होता है अनयूजुअल, अजीब सी या डेंजरस एक्टिविटीज मान लो। लेकिन बताया गया आपको कि भाई उनसे तो बच निकला है बच्चों से, लेकिन इसके एडवेंचर्स थे, इसकी ये जो एक्टिविटीज थी अजीब सी, ये अभी खत्म नहीं हुई थी। दे वर बाय नो मींस ओवर, ये कोई चांस ही नहीं था कि अभी खत्म हो गई थी, अभी तो बहुत सारी थी। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। वॉन्डर मतलब घूमना, जैसे आप लोगों को बताया मैंने ना, टू वॉक एमलेसली, बिना किसी लक्ष्य के घूमना। जैसे आप कहीं भी जाओ और आपको कोई गोल ना हो कहां जाना, ऐसे घूम रहे हो उधर से उधर, उसको बोलते हैं वॉन्डर करना। अब लिखा ही है कि ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, इसने साल का एक बहुत बुरा समय चूज किया था, सारे कपड़े उतारकर नेकेड घूमना लंदन में उसके लिए। क्यों, कोई देख लेगा? नहीं 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 नहीं, वो डर नहीं था, इसलिए कि बर्फ पड़ रही थी भाई, बहुत ज्यादा चिलिंग पार्ट ऑफ द ईयर था। इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों में, ऐसी सर्दियों में जब आप लोग कपड़े पहने बिल्कुल ऊन वाले, ऐसे कपड़े पहनने होते हैं, उसमें तब बात बनती है। ये उस वक्त बेचारा बाहर नेकेड घूम रहा है भरी ठंड में, ऐसी ठंड में। तो इसलिए लिखा राइटर ने, ही चूज अ बैड टाइम, इसने बहुत ही गलत समय चूज किया था इनविजिबल होने का। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, और ये कुड नॉट डू मतलब होता है ही कुड नॉट मैनेज, नॉट डू मतलब मैनेज, ही कुड नॉट
सिंपली ये मान लो, डू का मतलब यहां पर है मैनेज, कि ये मैनेज नहीं कर पा रहा था बिना कपड़ों के। ठंड बहुत ही ज्यादा थी, जैसे कि आप इस देख रहे हो, हालांकि इनविजिबल था लेकिन ठंड तो लगी ना, बॉडी तो सॉलिड है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। इसकी जगह कि ये स्ट्रीट्स वॉक करता, इसने डिसाइड किया स्लिप करने का। स्लिप इनटू मतलब एंटर सीक्रेटली। इसने सोचा चुपचाप घुस जाता हूं एक बड़े से लंदन स्टोर में फॉर वार्मथ। वार्मथ मतलब गर्मी, ठीक है। अब गलियों में घूमता तो और ज्यादा ठंड लगती। इसने सोचा यार किसी बड़े से स्टोर में घुस जाता हूं, किसी बड़े से मॉल टाइप जगह पर घुस जाता हूं, थोड़ी तो गर्मी मिलेगी मुझे। सड़कों पे तो सीधी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी, बर्फ भी गिर रही है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब रात का समय आया स्टोर में क्लोज होने का। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जैसे ही, और ये किसी का भी मुझे लगता है सपना होगा ऐसा करना, है ना, कि एक दिन मैं मॉल में जाऊं सर, मन तो बहुत करता है मेरा ऐसा करने का, और किसी तरह काश मेरे हाथ उस दिन लग जाए ये ताकत, मिस्टर इंडिया वाली सॉरी, हाँ, कि मैं गायब हो जाऊं, इनविजिबल हो जाऊं, मैं जाऊं ही ना मॉल छोड़ के, जब सब लोग चले जाएं तो सारी दुकानों में जाऊं, बारी बारी जो मेरा मन करे वो ले लूं, है ना। ये फैंटेसी होती होगी काफी लोगों की, इसने वही कर डाला। क्लोजिंग टाइम अराइव, क्लोजिंग टाइम आया, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजों को बंद किया गया, यानी कि जैसे ही स्टोर को बंद किया गया, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। प्लेजर मतलब होता है आनंद। जैसे ही क्लोजिंग टाइम आया तो ग्रिफिन अपने आप को एक आनंद दे पाया। किस चीज का आनंद? क्लोथिंग, कपड़े पहनने का। फीडिंग मतलब होता है टू गिव फूड, खाना देने का किसी को, यानी कि अपने आप को खाना भी खिला पाया। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, विदाउट एनी कंसर्न फॉर एक्सपेंस मतलब खर्चा, बिना किसी चिंता की। किस चीज की चिंता के? खर्चे की चिंता ही नहीं थी कोई। खाना खाओ, कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Fitted मतलब यहां पर है dressed. इसने क्या करा, वहां पर जो भी बॉक्सेस थे उनको खोला, रैपर्स को खोला और अपने आप को ड्रेसअप कर लिया अच्छे से वार्म कपड़ों में, गर्म कपड़ों में, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat. इसने क्या क्या पहना? शूज पहन लिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये रहा यहां पर। एक ओवरकोट पहना। ओवरकोट इस तरह का कोट होता है बेसिकली, जो ऐसे नीचे तक आए, आपके घुटनों तक आए, ऐसा ओवरकोट पहना। और वाइड ब्रिम्ड हैट पहनी। वाइड ब्रिम्ड हैट ऐसी होती है जिसकी ये जो हैट का कॉर्नर हो ना, साइड वाला, ये काफी बड़ा हो, चौड़ी मोरी की हैट इसको बोला जाता है, वाइड ब्रिम्ड, है ना। ब्रिम ये होता है बेसिकली, ये इसको आप ब्रिम बोलते हैं, ब्रिम। तो ऐसी एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहनी, ठीक है। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब जैसे उसने कपड़े पहने, वो पूरी तरह फुल्ली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन की तरह दिखने लगा। चेहरा नहीं दिख रहा था, बट बाकी तो कपड़े पहन लिए थे ना। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। अब ये किचन में गया, कपड़े मिल गए थे, तो अगला क्या चाहिए? आप रोटी, कपड़ा और मकान, तीन ही बेसिक नीड होती है इंसान की। स्टोर में घुस गया था, कपड़ा इसने पहन लिया था, अब चाहिए खाना। तो ये गया एक रेस्टोरेंट में, वहां पर इसको कोल्ड मीट और कॉफी मिला, यानी कि नॉनवेज मीट मिला और कॉफी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। वहां पर उसने दोनों चीजें खाई पहले, क्या क्या? ये दोनों, मीट एंड कॉफी खाया बढ़िया से। फिर उसके बाद वहीं पर एक ग्रोसरी की शॉप थी, जहां पर इसको कुछ स्वीट्स और वाइन भी मिल गए, मिठाई और वाइन भी मिल गई। अब मौज ही हो गई। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। आखिरकार इसने सब कुछ जब कर करा लिया, तो ये रेस्ट करने के लिए एक पाइल मतलब होता है बच्चे ढेर, क्विल्ट्स मतलब होता है रजाई, एक रजाइयों का ढेर जो वहां पर ही दिखा इसको, उस पर ये लेटने के लिए बेसिकली सेटल हुआ, रात में शांति से बैठा। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ये सुबह सही टाइम पर उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता। लेकिन ग्रिफिन थोड़ी ऐसा डिसिप्लिन्ड इंसान है, ना इसको लॉ की चिंता है, ना इसको कोई पर्सनल वो है, टारगेट्स हैं अचीव करने के लिए, है ना। तो अगर ये मैनेज कर लेता उठना, वेक अप इन गुड टाइम, सही समय पर, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक होता। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि एज इट वाज मतलब जो असल में था, जैसी सिचुएशन थी, असल मायने में जो हुआ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मान लो आप,
इसका मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि एज इट वाज का मतलब है असल में क्या हुआ, असल में यह हुआ कि ये उठा ही नहीं जब तक एक शॉप के असिस्टेंट्स वहां पर नहीं पहुंचे अगली सुबह, यानी कि शॉप के असिस्टेंट्स पहुंचे तब इसकी आंख खुली। उन्होंने देखा कोई अंदर सो रहा है रजाइयों पे। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. Approaching, जैसे ही इसने देखा कि कुछ में से कुछ लोग, एक couple of them, दो लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, he panicked, ये घबरा गया बुरी तरह से, बुरी तरीके से घबरा गया। पैनिक मतलब ऐसे घबरा जाना कि आपको समझना है क्या करें, राइट। तो ये बुरी तरह से घबरा गया एंड बिगैन टू रन, और दौड़ने लगा, नेचुरली यही करता। They naturally gave chase, वो भी इसके पीछे दौड़े। gave chase मतलब ran after him, इसके पीछे दौड़े वो भी। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. आखिर में ये फिर से बच पाया वही करके जो पहली बार ही बच पाया था करके। क्या? अपने सारे कपड़े उतारने पड़े बेचारे को, फिर से इसको सारे कपड़े उतारने पड़े ठंड में फिर से। टेकिंग ऑफ मतलब रिमूविंग। कैसे बच पाया, एस्केप कैसे कर पाया? बाय टेकिंग ऑफ, यानी कि बाय रिमूविंग हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अपने नए नए कपड़े बिल्कुल जो अभी मिले थे इसको। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। एक बारी फिर से इसने अपने आप को पाया बिल्कुल इनविजिबल, जैसा कि ये था भी, लेकिन नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की ठंडी हवा के बीच में बिल्कुल फिर से नेकेड हो गया इंसान। दिस टाइम, अच्छा इसके आगे बात करूंगा एक बारी, पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से बताओ। यस, इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी आप लोगों को? ये लग रहा है क्या क्या करेगा आगे समझ में आ रहा है? गर्म पानी और मिलेगा थोड़ा सा प्लीज। हाँ, है ना? कमाल नहीं कर रहा है इंसान। एक बारी इसके हाथ पावर लगी, जैसे आपके किसी के हाथ ही पावर लगे तो वो क्या गलत कर सकता है मैक्सिमम, ये एक तरह से पता चल रहा है हम लोगों को, है ना? बुरी तरह तबाही मचा रहा है, जो जो हो सकता है गलत वो पूरा कर रहा है। अभी देखना आगे और क्या क्या करेगा ये। अब अभी तक तो बेचारा ये एक बारी बाहर निकला नंगा होकर, दूसरी बारी फिर ये इसने सोचा कि यार अब मैं एक काम करता हूं, स्टोर में जाता हूं, थोड़ी ठंड जो लग रही है उससे बचता हूं। स्टोर में क्या कपड़े मिले, खाना मिला, फिर से बेचारा बचने के लिए वहां से जब निकला तो कपड़े फिर से उतारने पड़े, है ना? बहुत ही बुरी सिचुएशन है। अब देखो क्या करेगा ये, देखो अब शातिर इंसान को देखना है इसको। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार इसने क्या सोचा कि मैं एक थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक मतलब सप्लाईज, वो चीजें जो एक थिएट्रिकल कंपनी में मिलती हैं। थिएट्रिकल कंपनी कौन सी होती है? बेसिकली एक ऐसी शॉप मान सकते हो, एक ऐसी जगह मान सकते हो जहां पर थिएटर करने वाले लोगों के लिए कपड़े या बाकी चीजें जो थिएटर करने वाले लोगों को मिल जाए, चाहिए हो वो मिल जाए। जैसे थिएटर में आपने ड्रामा में देखा है, लोग अलग अलग तरीके से ड्रेसअप करते हैं, नकली बाल भी लगाते हैं, नकली मूछे भी लगाते हैं, इवन चेहरा भी लगाते हैं ना। तो इसने सोचा, दिमाग लगाया कि आज चलता हूं एक थिएट्रिकल कंपनी में, वहां तो जिसके पास मतलब मेरा कुछ ना कुछ काम तो वहां बन जाएगा। मेन पर्पस क्या था वहां जाने का? इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, ना सिर्फ कपड़े ढूंढने के लिए, बट ऑल्सो समथिंग दैट कुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, बल्कि जो एम्प्टी स्पेस इसके शोल्डर के ऊपर बन गया था, मान लो एक कपड़े ही पहन रहा था तो ये वाला स्पेस जो था ना वो खाली रह जा रहा था, राइट? तो इस एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा इसने सोचा। मिल भी गया। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. Shivering मतलब होता है बच्चे कांपना, shaking, trembling, ठीक है, कांपना। अब ठंड में कांपते हुए ये hurried मतलब जल्दबाजी करना, एकदम से तेजी से जाना। कहां पर पहुंचा? ड्रूरी लेन में। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड का बिल्कुल सेंटर था, ऐसा मान सकते हैं। हमारे यहाँ चांदनी चौक मार्केट है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शॉप्स हैं, ऐसे ही यहां पर ड्रूरी लेन में बहुत सारी शॉप्स हैं थिएटर की, जो थिएटर सप्लाई शेयर करती हैं। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, इसको सुटेबल शॉप वहां पर एक मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. इसने मेड हिज वे का मतलब है एंटर्ड, ये स्टोर के अंदर घुसा
बिल्कुल इनविजिबल, ऊपर गया अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद बाहर आया, वेयरिंग बैंडेजेस, ऐसे बैंडेजेस इसने पहने हुए थे चेहरे पर, ठीक है, एक मिनट में एक वो लगा देता हूं स्टार, या वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, अपने इसके फोरहेड, फोरहेड मतलब होता है माथा, अपने माथे के चारों तरफ इसने कुछ बैंडेजेस पहनी हुई थी, बेसिकली चेहरा छिपा लिया। ऐसे डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, फॉल्स नोज, नकली नाक लगाई हुई थी, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो यहां पर, है ना, थिएटर कंपनी में मिल जाता है सब। बिग बुशी साइड विस्कर्स, विस्कर्स होती हैं बच्चे हेयर्स, साइड हेयर्स या थिक हेयर्स, थिक हेयर दैट ग्रो ऑन साइड ऑफ फेस, आपके चेहरे के साइड में जो थिक बाल होते हैं ना, ये इनको विस्कर बोलते हैं, और ये आप इस इमेज में भी देख रहे हो, बेसिकली नकली कल में भी इसने लगा ली, बेसिकली इनको विस्कर्स बोला जाता है, ये होती हैं विस्कर, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ विस्कर। एक मिनट रुकना, लिख ही देता हूं मैं, ये है विस्कर्स, ठीक है। तो ऐसे इसने कल में भी लगा लिया, यानी कि एक तरह से पूरा चेहरा ही बना लिया नकली। ओके, बुशी मतलब हैरी, बड़े बड़े बालों वाली, बुशी मतलब हैरी, बड़े बड़े बालों वाले साइड विस्कर्स बेसिकली इसने लगा लिए, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट भी इसने पहन लिया बेसिकली, ठीक है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, इसने सारी तैयारी करके, अभी देखना कितना धूर्त इंसान है ये, सारी इसने चीज ले ली और वहां से निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, कोई इसको देखे नहीं, ऐसे एस्केप करने के लिए ही कैलेसली अटैक, कैलेसली मतलब क्रूअली, हार्टलेस तरीके से, बड़े क्रूर तरीके से इसने अटैक कर दिया शॉपकीपर को, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से अटैक कर दिया उसको, मतलब शॉपकीपर होगा, उसके पीछे से आया, उसको अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और फिर उसके बाद उसको रॉब भी कर लिया, यानी कि उससे उसका सारा पैसा भी चुरा लिया जो भी ढूंढ सकता था। क्या धूर्त इंसान है यार, ये कितना बुरा कर सकता है कोई। सोचो एक ऐसी पावर है जो कि बहुत ही पावरफुल चीज है, कोई ऐसी चीज है जो कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, ऐसी पावर अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए तो सोचो एक सेकंड के लिए, क्या क्या गलत कर सकता है वो, क्या आतंक मचा सकता है, मचा भी रहा है। स्टोर में घुसा, स्टोर में घुसने के बाद जो भी कुछ वहां से खरीदना था, लेना था, वो लिया इसने, खरीदा कुछ नहीं, वो लिया इसने, फिर उसके बाद पैसे ना देने पड़े इसलिए अटैक कर दिया शॉपकीपर को, पैसे ना लेने पड़े, यहां तक भी एक बारी को समझ में आता है भाई, फिर उसके बाद जो उसके बाद एग्जिस्टिंग पैसे थे वो भी लूट लिए। ये कमाल कर रहा है बंदा, है ना, समझ में आया यहां तक, एक बारी बताओ, इसके बाद कुछ एमसीक्यूज है। सर मुझे मिल जाए ये पावर, हर्षुल सोच रहा है, मैं तो सर इसको पीछे छोड़ दूंगा, ऐसा लग रहा है मुझे आपकी आवाज से। वाह, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ये जो ग्रिफिन था, क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से, ये इनविजिबल कैसे बना, क्या तरीका था इसका इनविजिबल बनने का, कैसे इनविजिबल बना ये। हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, बताइए जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन, थैंक यू, ये आप ले जाओ। हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, बताइए। ओके, बड़ा सिंपल सा आंसर है, ही वॉर स्पेशल क्लोथ्स नहीं, ही टुक अ सीरीज ऑफ रेयर ड्रग्स, ही कवर्ड हिमसेल्फ इन मड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक सीरीज ऑफ रेयर ड्रग्स इसने लिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर ड्रग्स इसने लिया था, बहुत अच्छे, ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट देखो यार, तुम लोगों ने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि तुम लोगों का आंसर यहीं से पता चल जाता है तुम लोग को, अब मैं नहीं दिखाऊंगा। हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, ये जो इनविजिबल मैन था ये पहले कैसे विजिबल बना, ये जो इनविजिबल मैन था जिसने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लिया था, वो सबसे पहले इनविजिबल, सॉरी सबसे पहले विजिबल कैसे बना, ये याद करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोच के जवाब देना इसका। सबसे पहली बार ये कब देखा गया, he accidentally stepped in some mud leaving footprints, he was spotted by a group of boys while he was asleep, he wore clothes that made him visible again, he drank a potion that temporarily made him visible। बताइए।
बताइए जी, बताइए 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 बताइए। ठीक है, इजी दिख गया आंसर तुम लोग को? अच्छा, अभी नहीं दिखना चाहिए यार, अच्छा कैसे यार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन सम मड लीविंग फुटप्रिंट्स। सबसे पहले कैसे दिखाता है ये आपको याद है ना, चैप्टर यहां से स्टार्ट हुआ था कि ये मड में इसने पैर रख दिया था और उसकी वजह से फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, इसकी वजह से इसको कुछ बच्चे फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नहीं दिखेगा तुमको, रुको इलाज करता हूं। व्हाई वाज द इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? अब ये इनविजिबल मैन गलियों में क्यों वॉन्डर कर रहा था, गलियों में क्यों घूम रहा था, ये क्या कारण था उसका, ये बताओ। आप हमेशा हॉट वाटर पीते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोल्ड वाटर का बहुत शौक है। और जब भी ऐसा होता है कि मैं ज्यादा ठंडा पानी पी लेता हूं, एकदम से मेरा गला खराब हो जाता है और फिर क्लास मेरी होती है तो आई नीड हॉट वाटर, अदरवाइज मैं कर ही नहीं पाऊंगा कंटिन्यू, है ना। गला तो गला है ना भाई, प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो हाँ, मैं थोड़ी सी शरारत करके फिर मुझे लगता है कि अब यार मेरे को ठीक कर लेना चाहिए गला अपना, क्योंकि क्लास लेनी है। अभी भी खराब रहा तो फिर कैसे चलेगी क्लास यार। ओके, इनविजिबल मैन वॉन्डर क्यों करा था गलियां, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, बाय द वे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कई बार। ही वाज होमलेस आफ्टर सेटिंग हिज हाउस लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर। इसलिए होमलेस था क्योंकि उसने अपने मकान मालिक का घर जिसमें रह रहा था उसको आग लगा दी थी। यार ये क्या, बाकी लोगों ने क्यों सही जवाब नहीं दिया इसका, देना चाहिए था भाई, कम ऑन। बट व्हाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस? उसने क्यों आग लगाई थी घर को, जल्दी से बताओ। वाई 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 वाई, व्हाट इज द रीजन कि उसने आग लगाई थी घर को, जल्दी से बताओ। टाइम दीजिए सर क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, 30 सेकंड्स मिलते हैं बच्चा पार्टी आपको, कैसी बात कर रहे हो आप। सर मुझे मिल गए तो साउथ कोरिया चला जाऊंगा, चलिए चले जाऊंगा, कोई बोल रहा है इनविजिबिलिटी मिल गया तो अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ भाई। टू एक्सपेरिमेंट विद इनविजिबिलिटी, to scare his landlord into leaving, to get revenge on his landlord, to distract the people following him। सिंपल बताइए, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जल्दी से बताओ। सर वॉइस कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ मेरी आवाज ही बदली हुई है असल में भी। ओके, करेक्ट आंसर देखो क्या है बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी, टू गेट रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए, बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, आप देखो, व्हाई डिड, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, व्हाई डिड ग्रिफिन चूज टू विजिट द ड्रूरी लेन? इसने ड्रूरी लेन क्यों डिसाइड किया विजिट करने का, क्या कारण था कि इसको लगाया ड्रूरी लेन जाता हूं, चलो बताइए जल्दी से। It was where all the theater supplies were located. It was the only street that was quiet enough for him to hide. It was the center of the theater world where he could find a disguise. It was the street there where he hoped to find rare drugs. सोच के जवाब देना, कम से कम दो ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, तो गलती का गुंजाइश है, गलती नहीं करना लेकिन। बताइए जल्दी से बच्चा पार्टी, बताइए। It was where all the theater supplies were located. It was where the only street that was quiet enough for him to hide. It was the center of theater world where he could find a disguise. सोच के जवाब देना, मैं बताता हूं आपको, यहां पर एक वर्ड है डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है बच्चे भेस भरना, अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए जो भेस आप भरते हैं उसको बोलते हैं डिस्गाइज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये ड्रूरी जो लेन था वो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था बिल्कुल, जहां पर एक डिस्गाइज अपना भेस छिपाने के लिए, रूप भरने के लिए एक नया ये कुछ ढूंढ सकता था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत अच्छे, फाइन देन मूविंग ऑन। चलिए अब चलते हैं बच्चा पार्टी हम लोग बचे हुए पोर्शन की तरफ। रेडी? हाँ, एक्साइटिंग लग रहा है मुझे अब आगे आने वाला पार्ट, क्योंकि अब ये देखिए क्या करेगा। अब इसने लगभग एक इलीगल काम, लगभग क्या मतलब एक इलीगल काम ही कर दिया बिल्कुल। अ सीरीज ऑफ इलीगल एक्टिविटी। सबसे पहले अपने घर पे आग लगाई तो भागा जगह 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 जगह, फिर एक स्टोर में घुसा, वहां पर भी इसने सामान चुराया, वहां पे भी भागा, वो भी लीगल काम मान सकते हो आप। देन उसके बाद इसने एक इंसान को लूट लिया, उसकी शॉप में से शॉपिंग जो चीज लेनी थी वो ले ली, फिर उसको लूट डाला, एक तरह से रॉब कर लिया, और अब वहां से भाग गया। 3 काम कर चुका है, एक स्प्री, ही इज ऑन अ स्प्री ऑफ डूइंग इलीगल एक्टिविटीज, है ना। ध्यान से देखिए अब क्या होता है, आपको लीडर बोर्ड दिखाया तो एक बार फटाफट से। सो अक्षत, श्रेयांशी, ऋषभ सिंह कार्की, कौशिक चौधरी, देवांश जैन,
सर होमी भाभा, क्या बात है यार, मेरी होमी भाभा सर मेरी क्लास में आए हैं। ओहो। पल्लवी पांडे, भास्कर सिन्हा, वर्तिका एंड संध्या उपाध्याय, वेल डन। टॉप 10 को बधाई हो। बस आगे चलते हैं, चलिए बताता हूं, अभी कुछ सवाल आपके आ रहे हैं, बताता हूं अभी साथ साथ। देखो, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. इपिंग मतलब है बच्चे यहां पर एक गांव का नाम, ठीक है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, भीड़ भाड़ वाले लंदन जो शहर था उससे ईगर था, उत्सुक था बहुत ज्यादा ये गेट अवे करने के लिए, दूर जाने के लिए, इसलिए इसने एक ट्रेन ली, एक ट्रेन में बैठा और एक छोटे से गांव था आसपास, एक ऐसा गांव जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जिसका नाम था इपिंग, वहां पर ये गया। वेर बुक 2 रूम्स, और वहां पर इसने 2 रूम्स बुक किए एट द लोकल इन। इन मतलब होता है बच्चे होटल। ऐसा होटल इमेजिन करो जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे, यहां पर एक ही फ्लोर है, थोड़ा मिसगाइडिंग है इमेज, जहां पर ग्राउंड फ्लोर पे तो एक तरह से जो स्पेस है वो वहां पर कोई भी जाकर रूम ले सकता है, जो ग्राउंड फ्लोर पे स्पेस है वो कोई भी जाके रेंट कर सकता है, और जो फर्स्ट फ्लोर है ऊपर वाला फ्लोर उस पे ओनर रह रहे हो खुद, इसको बोलते हैं इन। बेसिकली छोटा सा होटल होता है गांव में, जिसमें मकान मालिक ऊपर रह रहे होते हैं और नीचे जो स्पेस होता है उसको रेंट पे दिया जा सकता है, बेसिकली वो होता है इन। The arrival of a stranger at inn in winter was in any case an unusual event. अब देखो इस गांव में क्या होता है बेसिकली, इस गांव में जब ये आता है ना, अब इसकी वेशभूषा याद करो, कैसा लग रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, बैंडेजेस है मुंह पे, साइड विस्कर से नकली नाक है ना, अजीब सा ही लग रहा है कुछ। बताया गया है अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर, अराइवल मतलब आना, एक अनजान इंसान का एक गांव में आना, एक छोटे से होटल में आना, वो भी भरी विंटर्स में, was in any case an unusual event। वो anyway एक बहुत ही अजीब सी बात थी, क्योंकि ऐसी सर्दियों में कोई कहीं नहीं आता, शहर का आदमी शहर में रहता है, गांव का आदमी गांव में रहता है, स्पेशली ऐसे गांव में तो कोई नया आदमी नहीं आता है। ऐसे गांव में अगर कोई आ रहा है ऐसे समय पर, तो पहली बात तो वही अनयूजुअल है, वही अजीब बात है। A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging। लेकिन जब ये वहां पहुंचा जिसकी अपीयरेंस इतनी अजीब थी, अनकॉमन थी इसकी अपीयरेंस, है ना, बहुत ही वियर्ड अपीयरेंस थी इसकी। सेट ऑल द टंग्स वैगिंग, सेट ऑल द टंग्स वैगिंग का मतलब है इसके वहां जाते ही जिस किसी ने इसको देखा, सब आपस में बात करने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। इसको देखते ही लगने लगा लोगों को कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, है ना। लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दिया आपस में एकदम से। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब ये वहां पर जो इन इसने बुक किया था, बेसिकली उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी जो लैंडलॉर्ड थी, बेसिकली उसकी जो मालकिन थी वो थी मिसेस हॉल। वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, बेसिकली मकान मालिक जो था, ये जो होटल था उसके जो मालिक थे उनकी वाइफ थी मिसेस हॉल। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने इसके साथ बातचीत करने के लिए, इसके साथ फ्रेंडली होने की हर कोशिश करी, इसके साथ बहुत ही प्यार से बातचीत करी। गांव के लोग होते भी फ्रेंडली हैं। But Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work." लेकिन इसने बड़े क्लियरली क्या बोला उनको कि इसकी कोई डिजायर नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी बात करने की, और उनको ये बोला, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude." Solitude मतलब होता है लोनलीनेस। इसने उसको ये बोला कि मेरा इस गांव में आने का रीजन ये है कि मैं अकेलापन चाहता हूं, मैं शहर की भीड़ से थक चुका हूं, मैं बिल्कुल अकेलापन चाहता हूं। I do not wish to be disturbed in my work। मैं जिस काम को कर रहा हूं उसमें मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसा मैं चाहता हूं। Besides, an accident has affected my face। Besides मतलब होता है in addition, इससे अलग, इसके साथ साथ एक एक्सीडेंट भी हो गया है मेरा, जिसकी वजह से मेरा चेहरा पूरा इफेक्ट हो गया। इफेक्ट मतलब इंपैक्ट होना बेसिकली, ठीक है। इसने ये नहीं बताया कि मेरा चेहरा है ही नहीं या मेरा चेहरे का एक्सीडेंट हो, उसने बोला कि एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जिससे मेरे चेहरे में फर्क पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है बेसिकली। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper। अब मिसेस हॉल को समझ में आ गया था कि जिस इंसान को वो यहां पर ले रही हैं, बेसिकली जिस इंसान को वो रेंट पे दे रही हैं अपने घर की जगह, ये होटल की जगह, वो एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, सन की इंसान है ये एक। बिल्कुल इसेंट्रिक कौन होता है? सन की सुना होगा आप लोगों ने कि सन की है भाई, कुछ चला हुआ है इसके दिमाग में ऐसा कुछ। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, लेकिन इनको ये मालूम था, मतलब इन व्यू ऑफ द फैक्ट, एक फैक्ट सामने आपके रखा जा रहा है, ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि इसने
पूरा पैसा एडवांस में दे दिया था वहां रुकने के लिए, जो कि बड़ी बात थी। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज स्ट्रेंज हैबिट्स। अब क्योंकि उसने पूरा पैसा दे दिया था तो इसलिए मिसेस हॉल उसकी जो ये अजीब सी हैबिट्स थी और उसका जो इरिटेबल टेम्पर, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव, इरिटेबल टेम्पर मतलब इसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था ना, ये जो चिड़चिड़ा सा रहता था हर वक्त, अच्छे से बात नहीं करता था, ये चिड़चिड़ा स्वभाव और इसकी जो अजीब सी हैबिट्स थी, इनको माफ करने के लिए तैयार थी मिसेस हॉल। क्यों? बिकॉज ही हैड पेड हर इन एडवांस। पूरा पैसा एडवांस में पे कर दिया था इसने। समझ में आई बात? जल्दी से बताओ, समझ में आ रही है? इस चैप्टर को पढ़ के बहुत मजा आता है। आता तो है, अभी आएगा। देखो अब स्टोरी बिल्टअप हो रही है, स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है ना, बिल्कुल वो बहुत मजेदार है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बताओ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस 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 यस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। आइए, बट हाँ, अब इसने वहां पर रूम ले लिया। मिसेस हॉल भी खुश क्योंकि उनको पूरा पैसा एडवांस में मिल गया। अब क्या होता है? कुछ दिन ही वहां रुकता है, फिर क्या होता है? बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन वो पैसा जो है चुरा के लेके आया था ड्रूरी लेन से, याद है ना, जिसको ऐसे किराया इसने दे दिया था यहां पर, इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। वो ज्यादा समय तक चली ही नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और आज की डेट में, यानी कि जो समय अब चल रहा था, कुछ समय वहां रुकने के बाद जो समय था, उसमें इसको एडमिट करना पड़ा, इसमें इसको मानना पड़ा अपनी मकान मालकिन के सामने कि इसके पास और कैश अवेलेबल नहीं है। रेडी कैश मतलब अभी तुरंत देने लायक कैश नहीं है इसके पास। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Pretended मतलब acted fakely, यही हाँ एक्टेड मान लो, या टू गिव एन एक्सक्यूज। इसने एक बहाना बना दिया ऐसा मान लो, इसने झूठ बोल दिया ऐसा मान लो, या इसने ऐसा दिखाया उनको ऐसा मान लो। इसने प्रिटेंड किया कि he was expecting a check to arrive at any moment, कि किसी भी मोमेंट पे ना इसका चेक आने वाला है, इसके पास कोई इसको चेक देने वाला है, यानी कि इसका पैसा जल्दी ही आने वाला है कहीं से, अभी खत्म हो गया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, अब इसके तुरंत बाद देखना क्या होता है। अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। इसके तुरंत बाद एक बड़ा अजीब सा, क्यूरियस मतलब यहां पर है स्ट्रेंज, एक बहुत ही अजीब सा एपिसोड, एपिसोड मतलब इवेंट या इंसिडेंट, एक बड़ा अजीब सा किस्सा होता है इसी गांव में जहां पर ये रह रहा है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। बहुत ही जल्दी सुबह सुबह में क्लर्गीमैन, क्लर्गीमैन कौन होता है भाई? क्लर्गीमैन आप इस इमेज में देख रहे हो, ये जो इंसान है ना, ये सामने आप देख रहे हो जो इस इमेज में, ये वो होता है क्लर्गीमैन। बेसिकली जो चर्च होता है उसमें जो फादर होते हैं, सीनियर प्रीस्ट जो होते हैं, उनको आप क्लर्गीमैन बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक क्लर्गीमैन और उनकी बीवी जो कि सो रहे थे, वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। अवेकन मतलब टू वेक अप, वो उठ गए एकदम से, बाय सम नॉइसेस इन द स्टडी। स्टडी यहां पर एक रूम है, बेसिकली स्टडी रूम मान लेना इसको। ठीक है, वो उठ गए क्योंकि उनको कुछ शोर आ रहा था, उनके बेसमेंट में एक स्टडी रूम था, वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। एकदम से उठे वो हड़बड़ाते हुए, जैसा आप इमेज में देख रहे हो। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. अब जब ये नीचे क्रीप कर रहे थे, क्रीपिंग मतलब वॉकिंग स्लोली, ये बिल्कुल दबे पांव, बिल्कुल आवाज करे बिना ये नीचे वॉक कर रहे थे। They heard the chink of money. जब ये नीचे वॉक कर रहे थे, यानी कि अपनी बेसमेंट में जा रहे थे, डाउनस्टेयर्स जा रहे थे ग्राउंड फ्लोर से, तो इनको चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी मतलब होता है साउंड मेड व्हेन कॉइन्स स्ट्राइक टुगेदर। वो आवाज जब सिक्के एक साथ बजते हैं ना, जब आप बहुत सारे सिक्कों के एक साथ रखो और उनको बजाओ, एक तरह से साथ रखो, या सिक्के एक साथ आपस में बजने की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं चिंक। तो बेसिकली जब ये नीचे जा रहे थे तो उन्होंने आवाज सुनी कि यार कुछ सिक्के बज रहे हैं पक्का ड्राइंग रूम में, और ऐसा लग रहा था कि वो सिक्के लिए जा रहे हैं क्लर्गीमैन के डेस्क से। इसका जो डेस्क था उस रूम में, वहां से शायद कोई उसमें कुछ सिक्के रखे होंगे, वहां से कुछ सिक्के निकाल रहा है, ऐसा लगा इनको, आवाज आई ऐसी। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender, ऐसा इसने बोला।
अब ये बिल्कुल कोई आवाज करे बिना, और विद अ पोकर, पोकर मतलब होता है स्टाफ, एक लकड़ी मान लो या एक स्टिक मान लो, सिंपली जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। इसने एक स्टिक, जो बुजुर्ग लोग नहीं होते वो एक लकड़ी पकड़ के वॉक करते हैं, उसको पोकर बोलते हैं, ऐसा मान लो आप बस। ठीक है। ग्रास्प मतलब हेल्ड, टू होल्ड, या सिंपली लिख लो टू होल्ड। फर्मली मतलब मजबूती से, स्ट्रांगली। आप बिना कोई आवाज करे और एक पोकर के साथ, एक स्टिक के साथ इन्होंने दरवाजे को यूं खोला, अपने जो स्टडी रूम था ना इनका, क्लर्गीमैन का, इन्होंने दरवाजे को यूं खोला आप अपने हाथ से। द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग ओपन मतलब ओपन विद फोर्स, फोर्स के साथ, तेजी के साथ उसको खोला और बोला सरेंडर, और बोल दिया कि जो भी है अंदर से अपने आप को सरेंडर कर दो भाई, मेरे हवाले कर दो अपने आप को। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। लेकिन इसकी हैरत, अमेजमेंट मतलब सरप्राइज, to his amazement मतलब ये जो क्लर्गीमैन था ये इस बात पे हैरत मान गया, सरप्राइज मान गया कि ये जो रूम था वो खाली लग रहा था। इट लुक्ड लाइक कि रूम खाली है। He and his wife looked under the desk। इसकी बीवी और इसने दोनों ने मिलकर डेस्क के नीचे देखा, जहां से इनको लगा था कि वो कॉइन्स की आवाज आ रही थी, चिंक ऑफ मनी आ रही थी। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, इन्होंने पर्दे के पीछे भी चेक किया, कर्टेन्स मतलब पर्दे, पर्दे के पीछे भी चेक किया। एंड इवन अप द चिमनी, इवन चिमनी के ऊपर भी देखा कि कहीं कोई चिमनी के ऊपर तो नहीं चढ़ गया, चिमनी से रास्ता होता है ऊपर। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, किसी का एक नामो निशान तक नहीं मिला। कैसे मिलता, आपको तो पता ही है इसका रीजन, लेकिन इसको नहीं पता था ना। इसके लिए सोचो कि क्या है, क्या सिचुएशन थी यार। आवाज आ रही थी रूम में से, अभी ऐसा लग रहा है कोई पैसा चुरा और आपको दिख नहीं रहा, बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। Yet the desk had been opened and housekeeping money was missing। बोलता है इसके बावजूद भी कोई मिल नहीं रहा, इसके बावजूद भी ये बात थी कि यहां पर डेस्क के अंदर जो पैसा था, जो डेस्क था वो ओपन किया गया था, और जो उसके अंदर पैसा था, हाउसकीपिंग मतलब घर की जो खर्ची होती है, छोटी मोटी खर्ची, वो पैसा मिसिंग था। यानी कि चोरी तो पक्का हुई है, आवाज भी आई है, चोरी भी हुई है। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day। Extraordinary affair मतलब एक बहुत ही असाधारण, स्ट्रेंज इवेंट। बोलता रहा बेचारा पूरे दिन, पागलों की तरह बोलता रहा कि यार क्या अजीब बात है यार, ये क्या अजीब बात है, घर में चोरी हुई है, आवाज भी आई है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है ना। अजीब सी बात बोलता रहा पूरे दिन कि अजीब बात है, अजीब बात है यार, अजीब बात है यार, ये क्या हुआ है ना, ऐसा कुछ बोलता रहा पूरे दिन। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। लेकिन ये बताया गया, और इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग पार्ट आता है, अभी देखना अब क्या होगा, ये क्या तबाही मचाएगा बंदा। बोला गया है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण सा किस्सा हुआ इसके साथ, लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि जो बिहेवियर था मिसेस हॉल के फर्नीचर का। मिसेस हॉल के फर्नीचर का जो बिहेवियर था वो तो नेक्स्ट लेवल पे था। ये जो भी कुछ हुआ था क्लर्गीमैन के साथ ये असाधारण था, लेकिन जो मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ होता है लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह थोड़ी सी बाद में, उसके जैसा नहीं था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। वर अप मतलब वोक अप। बताया गया है कि ये जो मिस जहां पर रहते थे बेसिकली, ये जो आपको याद है ना, मिसेस जो लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ मिसेस हॉल जहां पर रहते थे, जहां पर नीचे उन्होंने दिया हुआ था बेसिकली, रूम वगैरह दिया हुआ था रेंट पे, है ना, और सॉरी ऊपर, बल्कि आप मान सकते हो ऊपर रेंट पे दिया हुआ था, जहां पर रहता था साइंटिस्ट। अब आज वहां पर नहीं था, तो क्या हुआ देखो, सुबह सुबह द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और इनको बड़ी हैरत हुई जब इन्होंने पाया कि ये जो साइंटिस्ट है इसका दरवाजा बहुत बड़ी तरीके से खुला हुआ है, पूरा दरवाजा खुला हुआ है एकदम से। क्यों अनयूजुअल था ये? यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री। यूजुअली इसका कमरा बंद होता था, इसके कमरे का गेट, और अंदर से लॉक्ड भी होता था, और अगर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया, कोई इसके रूम में घुसता था, तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। आज इसका दरवाजा खुला हुआ था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। ये जो मौका था, अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, ये जो मौका था चेक करने का कि आखिरकार अंदर क्या है दया, ये वाला जो मौका था, इट वॉज टू गुड टू बी मिस्ड, मतलब ये मौका बहुत ही अच्छा था, इसको मिस नहीं कर सकते थे।
दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप्ड मतलब झांकना, इन्होंने दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करी। सॉ नोबडी, कोई अंदर था ही नहीं। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इन्होंने सोचा चलो आज जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि ये करता क्या है बंदा आखिरकार अंदर, आज नहीं है यहां पर ये। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड के कपड़े थे, यहां स्पेस होना चाहिए वैसे दोनों के बीच में, वर कोल्ड, वो ठंडे पड़ चुके थे। मतलब क्या है इस बात का, एक बिल्कुल सर्दी है, भरी सर्दी। आप सोचो सर्दी में रजाई या कंबल ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हो, अगर आपकी ब्लैंकेट ठंडी पड़ी है इसका मतलब क्या है कि आप काफी देर पहले उठ चुके हो, अदरवाइज आपकी ब्लैंकेट में भी गर्माश होगी ना, निवास बोलते हैं उसको, राइट। तो बेड के जो कपड़े थे वो ठंडे पड़े हुए थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जिससे ये पता चला कि साइंटिस्ट जो था वो कुछ समय से उठा हुआ था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और भी अजीब बात थी, स्ट्रेंजर स्टिल मतलब और भी अजीब बात क्या थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और भी अजीब बात यह थी कि वो कपड़े जो ये हमेशा पहन के रखता था, वो बैंडेजेस जो ये हमेशा लगा के रखता था, आज वो वहीं पर फ्लोर पर पड़ी हुई थी। बैंडेज और कपड़े नहीं पहने हुए तो पहन क्या रखा है उस इंसान ने, ये सवाल आया उनके दिमाग में। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ मतलब साउंड ऑफ ब्रीदिंग। ये सब कुछ चल ही रहा था कि एकदम से क्या हुआ, मिसेस हॉल के कान के पास ऐसा लगा जैसे एक सांस लेने की आवाज आई हो, ऐसी आवाज आई हो। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Leapt up मतलब got up and dashed मतलब to strike. इसके ठीक एक क्षण बाद, जैसी कान के पास आवाज है सांस लेने की, इसके ठीक एक क्षण के बाद क्या हुआ, जो हैट थी जो कि बेड के किनारे पे रखी हुई थी, बेड पोस्ट समझते हो, जो बेड का किनारा होता है बेसिकली, है ना, बेड के 4 किनारे होते हैं, तो बेड के 4 किनारे पे एक हैट रखी हुई थी, वो उठी, हवा में लहर आई, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसने अपने आप को एक तरह से हिट किया इनके चेहरे पर, यानी कि वो कैप आकर सीधी लगी किसके चेहरे पर, मिसेस हॉल के चेहरे पर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और इसके बाद जो बेडरूम में चेयर रखी थी उसके अंदर जान आ गई। कैसे जान आ गई, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। हवा में वो उठती है, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर मतलब फ्लाइंग इनटू द एयर, गेटिंग अप इनटू द एयर। हवा में वो चेयर एकदम से उड़ने लगी, एंड इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, चार्ज मतलब मूव, टू मूव टूवर्ड्स, और फिर वो मूव करने लगी स्ट्रेट एट हर, सीधा मिसेस हॉल की तरफ। लेग्स फॉरमोस्ट, लेग्स फॉरमोस्ट मतलब जो पैर थे चेयर के वो मिसेस हॉल की तरफ थे। हे भगवान, डरावना सीन है तो यार, किसी के साथ ना हो, राइट। चेयर तो थी रूम की, वो ऐसे उठी और ऐसे 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 इनकी तरफ बेसिकली आने लगी, ऐसे जैसे आप इमेज में देख रहे हो एक तरह से, ठीक है। एक मिनट में एक चीज हाईलाइट करनी है मुझे यहां बाद में, इसलिए As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room. जैसे ही ये और इनके हस्बैंड turned away, मुड़े, turned away मतलब मुड़ना, जैसे ये दोनों मुड़े, इन हॉरर मतलब फियर, डर की वजह से दोनों मुड़ गए बेचारे, बाहर की तरफ जाने लगे। The extraordinary chair pushed them both out of the room. इस चेयर ने दोनों को पुश किया रूम के बाहर, and then appeared to slam and lock the door after them. और फिर ऐसा लगा, स्लैम मतलब क्लोज, और ऐसा लगा फिर जैसे इस चेयर ने उनको रूम से बाहर करने के लिए दरवाजों को बंद कर दिया है, फिर रूम से बाहर कर दिया इनको पहले, फिर दरवाजों को बंद कर दिया, appear to slam and lock the door, दरवाजों को बंद कर दिया, स्लैम कर दिया, और फिर लॉक भी कर दिया इनके पीछे यानी कि इनको रूम से बाहर किया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर लॉक कर दिया। ऐसा लगा जैसे चेयर ने ऐसा किया हो। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स क्या होता है भाई, एन एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट। हड़बड़ाने जाता है जैसे कोई आदमी, आप सोचो आप इस सिचुएशन में तो आप कैसे हड़बड़ा जाते हैं ना, एक्सट्रीम इमोशनली अनस्टेबल सिचुएशन होती है, इसमें आप घबराए हुए होते हो बिल्कुल,
चिल्लाते हो, कुछ भी ऐसे ऐसे कर रहे होते हो, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसको बोलते हैं हिस्टेरिक्स। तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर वाले प्लेस पे बेसिकली प्लेस था, रूम था इसका, वहां से लगभग ये नीचे गिर गई थी सीढ़ियों पर, इस अनस्टेबल सी सिचुएशन में, इमोशनल सिचुएशन में। She was convinced that the room was haunted by spirits. उनको तो ये लगने लगा था, वो कन्विंस थी इस बात पर कि ये रूम जो था वो भूतिया है, इस रूम में कोई ना कोई भूत है, हॉन्टेड है ये रूम। And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और उनको ये लगता था कि ये जो रूम हॉन्ट हुआ है, भूतिया बना है, उसका रीजन वो स्ट्रेंजर है जिसने किसी तरीके से उन स्पिरिट्स को इस फर्नीचर के अंदर एंटर करा दिया है। ये तो नहीं पता था उनको असल वजह क्या है, लेकिन उनको ये लगता था कि ये बेक तो रूम भूतिया हो गया है, हॉन्ट हो गया है, और जो ये फर्नीचर के अंदर भूत घुसा है, चेयर मूव कर रही है, हैट मूव कर रही है, ये भूत इनके अंदर डाला है इस इंसान ने, स्ट्रेंजर ने, कुछ रोल है इसका। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मूव्ड। वो कराते हुए एकदम से बोलती है कि मेरी प्यारी बुजुर्ग मम्मी इस चेयर के ऊपर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये, और इस वक्त ये सोचना कि ये चेयर मेरे खिलाफ उठी और मेरे को एक तरह से ऐसे ऐसे मेरे साथ किया। इतना ही बोला बस। इसका मतलब यह है कि भाई ये बहुत मुश्किल चीज है कि भाई जो मेरी मम्मी पूरे दिन इस चेयर पे बैठती थी और वही चेयर मेरे को ऐसे धक्का दे रही है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा लगा इनको। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब देखो, पड़ोस वालों को जैसे ये पता चला, जैसे ही ये आस पड़ोस के लोगों को पता चला, आस पड़ोस के लोग तो कहानी बढ़िया बनाते हैं ना, तो उन्होंने क्या कहानी बनाई, उनके अंदर ये भावना कॉमन थी कि शायद ये जो कुछ भी हुआ है वो जादू टोने की वजह से हुआ है, विचक्राफ्ट की वजह से हुआ है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having a hand in it. Burglary मतलब होता है बच्चे चोरी, चोरी मान लो बस, सीधा डकैती जिसको आप हिंदी में बोलते हो, बल्कि डकैती, ठीक है। जब विचक्राफ्ट हो चाहे ना हो, जब न्यूज इस डकैती की जो कि क्लर्गीमैन के घर पे हुई थी उसके बारे में लोगों को पता चला, तो ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, जो अजीब साइंटिस्ट था, उसको स्ट्रांगली सस्पेक्ट किया गया, सबको उसके ऊपर शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हाथ है इसका, ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट, कि इसका हाथ जरूर है इसमें, कुछ ना कुछ शक था सबको। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब ये शक, सस्पिशन और ज्यादा तब बढ़ गया जब उसी दिन, जिस दिन वहां पर चोरी हुई है, जिस दिन ये सब कुछ हुआ है, उसी दिन इसने आकर मकान मालकिन के जो हस्बैंड थे, लैंडलॉर्ड थे, उनको बोला कि ये लो आपका किराया, रेडी कैश लाकर दे दिया उनको। हालांकि इसी ने कुछ टाइम पहले एडमिट किया था, माना था कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, मेरा एक चेक आएगा, शायद उसके थ्रू फिर मैं आपको पे कर पाऊं। सबका डाउट बढ़ गया कि ये पक्का यही चोरी है, इसी का काम है ये। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो विलेज का कांस्टेबल था यहां पर, उसको चुपचाप सीक्रेटली बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। लेकिन मिसेस हॉल दिलेर औरत थी, साइंटिस्ट उसका कांस्टेबल का वेट नहीं किया मिसेस हॉल ने सिचुएशन में, वो सीधा मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो सीधा साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। मिस्टीरियसली मतलब इन अ पजलिंग वे, जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सको, ऐसी पहेली। अब मिसेस हॉल ने देखा उसी दिन थोड़ी सी बाद में कि ये जो बंदा है ना, जब ये रेंट वेंट देने के लिए आया था बेसिकली, तब ये अपने रूम में से, अभी तब जब ये गए थे इसके रूम में तब कोई नहीं था वहां पर, अब ये उस रूम के अंदर से जादुई तरीके से एक पजलिंग वे में निकल के आ गया था। जब ऐसा हुआ तो मिसेस हॉल ने सीधा इससे जाके बातचीत करनी शुरू करी। मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो इससे मिलके गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अपने खाली बेडरूम से एक पजलिंग वे में निकल के आ गया था। कुछ तो मिस्टीरियस था इसके बारे में। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। और उसने सीधा बोला कि तुम जो मेरे ऊपर चेयर है उसके साथ क्या कर रहे थे, वट इज इट दैट यू आर डूइंग विद माई चेयर अपस्टेयर्स, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इज इट, how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. मैं ये भी जानना चाहती हूं कि तुम, बड़ी सही बात बोली उन्होंने, and I want to know how it is you came out of an empty room, कि तुम एक खाली रूम, जिस रूम में हम गए थे वो खाली था, तुम एक खाली रूम के अंदर से बाहर कैसे निकले, ये जानना चाहती हूं। and how you entered a locked room, और वो रूम जो कि अंदर से लॉक था हमारे निकलने के बाद, उसमें घुसे कैसे तुम, ये भी जानना चाहती हूं मैं, बताओ मुझे।
द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, ये जो साइंटिस्ट था इसको जल्दी गुस्सा तो हमेशा ही आ रहा था, क्विक टेम्पर्ड मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आए। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, वेरी एंग्री जिसको बोलते हैं वो हो गया। You don't understand who or what I am, he shouted, इसने चिल्ला के बोला एकदम से मिसेस हॉल की तरफ, तुमको पता नहीं है मैं कौन और क्या हूं? वेरी वेल, I'll show you, ठीक है दिखाता हूं मैं तुमको। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose। उसके बाद तुरंत इसने क्या करा, अपनी जो बैंडेजेस उनको ओपन करना शुरू करा, चश्मा, अपनी नोज जो थी, अपना जो साइड विस्कर्स थी, कलम, उनको फेंकना शुरू कर दिया। It took him only a minute to do this, उसको सिर्फ ये करने में 1 मिनट लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man। Horrified मतलब scared। ये सब कहां हो रहा था? मिसेस हॉल के बार में, नीचे जिस जगह बातचीत चल रही थी पूरी, वहां पर और भी लोगों के बैठने की जगह थी, और भी लोग अवेलेबल थे। तो वहां पर जितने भी लोग थे वो डर गए एकदम से सीन देखकर, और उन्होंने पाया कि वो स्टेयर कर रहे हैं एट अ हेडलेस मैन, वो एक ऐसे इंसान की तरफ देख रहे हैं जिसका अब सर नहीं है, क्योंकि इसने बैंडेज हटाई थी, और जैसे इसने बैंडेज हटाई 1 मिनट के अंदर उसका सर गायब हो गया। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। अब मिस्टर जेफर्स आते हैं इस विलेज के कांस्टेबल, और वो पाते हैं कि उनको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है, हेडलेस मैन को अरेस्ट करना है, सर ही नहीं दिख रहा उसका इंसान का। बट जाफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर्स को कोई रोक नहीं सकता था उसकी ड्यूटी करने से आराम से। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट के वारंट में एक पर्सन की अरेस्ट ऑर्डर की गई है, जज ने एक पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर किया है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। तो मिस्टर जेफर्स जो थे इंश्योर करते थे कि उस इंसान को अरेस्ट किया जाए, चाहे उसका सर हो चाहे उसका सर ना हो। सिंपल था इनका लॉजिक, लॉयल थे अपनी ड्यूटी के लिए, ठीक है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब इसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल, आप सरप्राइजिंग, शॉकिंग, कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब बता चुका हूं पहले ही, ऐसा दृश्य दिखा लोगों को जहां पर ये पुलिसमैन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गेट होल्ड मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था, टू होल्ड मान लो, या टू ग्रिप समवन, टू ग्रास्प समवन। ये एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि मोर एंड मोर इनविजिबल होता जा रहा था, धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा था, क्योंकि वो थ्रू ऑफ कर रहा था, मतलब रिमूव कर रहा था एक के बाद एक उसके गारमेंट, यानी कि उसके जो कपड़े थे उनको एक एक करके रिमूव कर रहा था, उसके साथ गायब होता जा रहा था क्योंकि इनविजिबल है अंदर से। तो फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, आखिरकार एक शर्ट हवा में उड़ी। And the constable found himself struggling with someone he could not see at all। और ये भी ट्राउजर भी इग्नोर करो, हाँ ये भी नहीं होनी चाहिए वैसे इसमें। फाइनली आखिरकार बेसिकली एक शर्ट उड़ी, और द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे इंसान के साथ स्ट्रगल कर रहा है जिसको वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। ही कुड नॉट सी एट ऑल मतलब उसको बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल इनविजिबल है वो। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी कोशिश भी करने की कोशिश करी, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन जब वो इसकी मदद करने की कोशिश करने लगे इसको पकड़ने के लिए, तो उन्होंने पाया कि वो उनको कोई हिट कर रहा है बाय ब्लोज। ब्लोज मतलब ऐसा मुक्का, ऐसे मुक्के से कोई इनको हिट कर रहा है, कहीं रैंडमली ऐसी जगह से जहां वो नहीं, उनको नहीं पता कहां से आ रहे हैं, कहीं रैंडमली उनको गुस्से मिल रहे हैं, कोई ब्लो कर रहा है, ऐसे हिट कर रहा है, ठीक है, पंच से, पंचेस से। ब्लोज मतलब यहां पर क्या है, पंचेस से कोई पंच कर रहा है उनको, कहीं रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। आखिरकार जब जेफर्स ने कोशिश करी लगातार कि उसको पकड़ लूं मैं, जो साइंटिस्ट इनविजिबल है, उसको तो एक आखिरी पंच उसको लगा, जिसके बाद ये बेचारा अनकॉन्शियस गिर गया जमीन पे। नॉक्ड अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गया, गिर गया जमीन पर। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। पूरे रूम में बड़े सारे नर्वस से, एक्साइटेड से क्राइज थे, चिल्लाने की आवाजें थी बड़ी सारी, घबराई हुई, शोर शराबे वाली, जिसमें बोले थे लोग पकड़ो इसको पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन। लेकिन यह काम बोलना आसान था, करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था, एस्केप एक तरह से कर गया था वो, और नो वन न्यू, किसी को मालूम नहीं था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उस पे हाथ कहां डालें।
इसके साथ आपकी स्टोरी होती है बच्चा पार्टी ये समाप्त। समझ में आया? बताइए जरा क्या रिएक्शन है आपका स्टोरी पे। यस, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? सीखे क्या कहानी से, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैसेज दैट यू ड्रॉ आउट फ्रॉम द स्टोरी? मैसेज क्या है कहानी का, बताइए जल्दी से। सर अंडरस्टूड, वाह, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, वाह। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है डेफिनेटली कहानी, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात में। स्टोरी से सीखे क्या ये बताइए, जल्दी बताओ। एक बहुत ही पॉपुलर क्लीशे लाइन है जो आप लोगों ने बहुत बारी सुनी होगी, मूवीज में है। स्पाइडरमैन जब मैं छोटा था तो मैंने देखी थी और उसमें बड़ी अच्छी लाइन थी एक, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास एक कोई बहुत बड़ी ताकत है, आपको कोई बहुत बड़ी ताकत मिली है, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल यूज करो, नॉट अगेंस्ट देम यूज करो। अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करो। ये एक जिम्मेदारी आती है बड़ी ताकत के साथ, बड़े स्किल के साथ। कुछ भी चीज अगर आप बड़ा ग्रैब करते हो उसके साथ, ठीक है? तो सबसे बड़ी सीख क्या है? नेवर मिस यूज पावर, यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करें, ठीक है? और एक चीज और ये है कि जो जनरली माना जाता है वो ये है कि अपने आप को एब्सोल्यूट पावर से दूर रखें या अपने ऊपर कोई चेक रखें। अगर आप सबसे बड़े हो जाते हैं ना किसी जगह पर, सबसे पावरफुल चीज आपके पास हो जाती है, जो आप बोलो वो हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो आप करप्ट हो जाते हैं। फिर आप जैसे होते हैं ना वैसे नहीं रहते, राइट? अगर आप हम्बल तभी रखते हैं जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर ना हो। तो एब्सोल्यूट पावर अपने ऊपर कभी लो भी मत, कोई ना कोई रखो अपने पास चेक करने के लिए खुद को, ठीक है? ये भी एक जरूर बात है, ध्यान रखना इसका। फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दो। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? मिसेस हॉल को साइंटिस्ट इसेंट्रिक क्यों लगता है, जल्दी से बताओ। मिसेस हॉल को साइंटिस्ट इसेंट्रिक क्यों लगता है? जल्दी से बता दीजिए बच्चा पार्टी, कम ऑन। मिसेस हॉल को साइंटिस्ट क्यों लगता है एसेंट्रिक, सन की क्यों लगता है? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही, चैट बॉक्स में बोल रहे हो आप, वाह क्या बात है। एक साधारण सा, नॉर्मल सा, समझदार, इंटेलिजेंट इंसान भी पागल हो सकता है अगर उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाए, ताकत आ जाए। दैट्स व्हाट पावर डज टू यू। सही बात है और ये गलत बात नहीं है बिल्कुल भी। ही नेवर पेड फॉर हिज रूम एट द इन, he always locked his room and never spoke to anyone. He often used witchcraft to control furniture. He had an accident that affected his face and wanted solitude. क्या आंसर है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी इसका, फटाफट से बता दो। क्यों कन्विंस थी वो? He never paid for his room at the inn, ये तो गलत जवाब है पक्का। Always locked his door and never spoke to anyone, ये पॉसिबली हो सकता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में बोला गया एक जगह जहां पर, आपको याद है स्टार्टिंग में वो बोल देती है कि ही वाज कन्विंस्ड, मिसेस हॉल वाज कन्विंस्ड कि उनका जो गेस्ट है वो एसेंट्रिक है। ये तो बाद में उनको पता चला होगा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट आंसर हो गया। ही ऑफन यूज्ड विचक्राफ्ट टू कंट्रोल फर्नीचर, ये भी डेफिनेटली इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ही हैड एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज फेस एंड वांटेड सॉलिट्यूड, क्योंकि उसने ऐसा बोला था खुद, और ये इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों आ रहा है ये? 27% ओनली। काफी लोगों को बी लगा। अरे भाई, एसेंट्रिक उनको इसलिए लगा था कि उसने बोला ना आते कि मैं सॉलिट्यूड, अकेलापन चाहता हूं, और मेरे चेहरे का एक्सीडेंट भी हो गया, ये बोला था उसने भाई, इसलिए। नेक्स्ट, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? क्या अजीब एपिसोड या किस्सा होता है स्टडी रूम में? कौन से स्टडी रूम में आपको समझना है, किसकी स्टडी की बात हो रही है यहां पर? व्हाट इज द बेस्ट रिड्यूस पावर ऑफ इनविजिबिलिटी?
ये क्वेश्चन का आंसर तुम ही बताओ मुझे, क्या लगता है तुमको बेस्ट यूज बताइए किसी भी पावर को। इन जनरल ये छोड़ दो, इनविजिबिलिटी छोड़ो, कोई भी पावर अगर किसी को मिलती है तो क्या एक तरह से उसको बेस्ट तरीका यूज करने का बताइए। फिर मैं जवाब देता हूं। Money is stolen, but the room appears to be empty. The clergyman sees someone stealing money, but the thief disappears. The clergyman finds furniture moving on its own. The clergyman discovers a scientist experimenting with invisibility. Option B is the correct answer. Clergyman को पता चल जाता है कि किसने पैसा उसका चुराया, but the thief disappears. लेकिन जो चोर था वो गायब हो चुका था। ये अजीब बात थी। लास्ट क्वेश्चन आपका जो बुक है उसका लास्ट क्वेश्चन है, What other extraordinary things happen at the inn? और क्या बाकी अजीबो गरीब चीजें होती हैं एट द इन। इन मतलब होटल, जिस होटल में स्टे कर रहा था ये, उस जगह और बाकी अजीबो गरीब चीज क्या होती हैं। Mrs. Hall sees the scientist summoning spirits to haunt the furniture. The scientist is seen entering his room without using the door. Furniture moves on its own and attracts Mrs. Hall and her husband. The scientist uses magic to unlock the doors and disappear. क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या है आपको? बड़ा सिंपल सा आंसर है बाय द वे इसका, सिंपल है बिल्कुल आंसर। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द साइंटिस्ट इज सीन एंटरिंग हिज रूम विदाउट यूजिंग, नहीं ये नहीं, सॉरी, हाँ ये ऑप्शन सी। फर्नीचर मूव्स ऑन इट्स ओन एंड अटैक्स मिसेस हॉल। फर्नीचर अपने आप मूव करने लगता है और अटैक करता है मिसेस हॉल उनके हस्बैंड को। ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। चलिए अब, अच्छा इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बारी। ये इसकी समरी मैंने यहां अटैच कर दिया आप लोगों के लिए, यू कैन गो ओवर इट, और पूरा चैप्टर इससे इन शॉर्ट में समझ सकते हो आप। अब चलिए एंड में ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी ये रहे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ये हम कर चुके हैं, ये वाले कर लेते हैं बस, ठीक है। ये आप कर चुके हैं ना, हाउ डू एक्सेस ग्रिफिन साइंटिस्ट, ओके। मिसेस हॉल, ये इसको क्यों एसेंट्रिक पाती है हम कर चुके हैं। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक कर चुके हैं। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, ये भी कर चुके हैं। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, ये भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन कमेंट, ये जवाब दीजिए, और ये एग्जाम में आया हुआ है आपके बोर्ड में कई दफा। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, इस बात पे कमेंट करना है, तो आपको रीजन देने कि वो क्यों एक लॉलेस पर्सन था बता दो बारी बारी से। इतनी सारी चीजें उसने इलीगल करी है यहां पर, है ना, लॉ का बिल्कुल रिगार्ड नहीं रखा है उसने। एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यही तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। रुको एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर ये नहीं है तो आपको ऐसा लगता है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बी इट एनसीईआरटी और नॉट। 26, हाँ ठीक है, हाँ ये रहा, दो ही क्वेश्चन है फिर ऐसे तो। क्यों लॉलेस पर्सन था वो, बिकॉज स्टार्ट ऑफ, सबसे पहला किस्सा ले लो, जैसे ही वो इनविजिबल हुआ, जैसे उसको ताकत मिली, उसने अपने घर, जो लैंडलॉर्ड जिसमें रह रहा था, वो जिस घर में वो रेंट पे रह रहा था अपने लैंडलॉर्ड का, उसमें आग लगा दी। ही सेट फायर टू द हाउस दैट ही वाज लिविंग इन एंड ही हैड टू लीव आउट ऑफ द हाउस, ही हैड टू एस्केप इनटू ओपन इन सच कोल्ड विंटर। ये कमाल की बात है, पहला। दूसरा, फिर उसके बाद वो एक बिग लंदन स्टोर में एंटर करता है, वहां पे उसने कुछ कपड़े और कुछ खाना इलीगली खाया, देन वहां से भी एस्केप करने के लिए उसको कपड़े उतारने पड़े। फाइनली वो ड्रूरी लेन पहुंचता है, वहां पर उसने एक थिएटर कंपनी में कुछ कपड़े लिए, अपने आप को ड्रेसअप किया अप्रोप्रिएटली, और फिर वहां का जो ओनर था उसको अटैक किया और उसको ओवर पावर करके उसके पैसे भी लूट लिए, रॉब कर लिया उसको। फिर इपिंग पहुंचता है, छोटे से गांव में, वहां पर एक रूम लेता है, वहां पर जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्लर्गीमैन को लूट लेता है। मिसेस हॉल जिनके होटल में वो रहता है उनको भी एक तरह से डरा देता है, उनको भी अटैक करता है। तो आपको न्यूमरस इंसिडेंट्स दिखते हैं पूरे चैप्टर में जहां पर ये जो ग्रिफिन है वो चाहे एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होने की छाप दिखाता हो, लेकिन एक इलीगल एक्टिविटी करने वाला इंसान जो कि लॉ को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, ये आपको क्लियरली उसकी पर्सनालिटी में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। एज अ साइंटिस्ट उसको क्या, कैसे एसेस करोगे, क्या इवैल्यूएशन आपकी उसको लेके एज अ साइंटिस्ट। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि उसने एक ऐसी रेयर डिस्कवरी की थी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स की जो कि किसी को इनविजिबल कर सकते हैं, तो इसलिए बोलो आप सिंपली ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल, व्हाट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डू यू फोरसी इफ यू डिड। इसका जवाब मुझे प्लीज आप होमवर्क में देना चैट बॉक्स में, आई वुड लव टू नो योर रिस्पॉन्सेज। क्या आपको इनविजिबल होना पसंद है,
और अगर आप याद रखना, सवाल यह है इनविजिबल अगर एक बारी हुए तो ऐसा नहीं है एक दिन के लिए रहोगे बस। सोचो, अब सवाल में थोड़ा चेंज करता हूं। मान लो आपके पास ये मौका है कि एक दवाई आप खाओगे और आप परमानेंटली इनविजिबल हो जाओगे, क्या वो स्वीकार है आपको? और वो इनविजिबल होने के बाद क्या लगता है, क्या आपको एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, ये बताना। सोचना जरूर इसके बारे में, बहुत डिटेल में सोचना। यस यस यस, तुम लोग यस तो बोल रहे हो, बट इसके एडवांटेजेस शायद तुम सोच रहे हो भी, डिसएडवांटेजेस नहीं सोच रहे हो, है ना? वो भी सोचना। फोर्सी मतलब क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज आप प्रिडिक्ट करते हो ऐसा होने के बाद। नहीं बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो ओके, आगे देखते हैं। आर देयर फोर्सेस अराउंड अस that are invisible, for example magnetism? Are there aspects of nature that are invisible or not visible to the naked eye? What would the world be like if we could see such factors or such aspects of nature matter? Sorry, क्या आपके आसपास ऐसा लगता है आपको कुछ फोर्सेस हैं जो कि इनविजिबल है? हाँ, मैग्नेटिज्म है, ग्रेविटी है, और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं, एयर है बेसिकली, है ना? तो ये सारे फोर्सेस इनविजिबल हैं और ये ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, डज नॉट मैटर। बट अगर ये दिखते तो क्या आप इंपैक्ट देखते, ये मुझे बताना जरा, ये मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। राइट, व्हाट मेक्स ग्लास, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी अगेन लीव इट आउट, ये सारे क्वेश्चंस एनालिटिकल बेस्ड है, एक बार इनको पढ़ लेना। ग्लास या वाटर ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उनकी? ट्रांसपेरेंसी की बड़ा सिंपल सा आंसर है, यूजुअली ऐसी सर्फेसेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिनसे लाइट आर पार गुजर जाए। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं वो विजिबल होती हैं, है ना? तो इसलिए ट्रांसपेरेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में बड़े अच्छे से, रक्षक सर आपको बता देंगे इसके बारे में। ओके, और अब इसके साथ पहुंचते हैं बच्चा पार्टी हम क्लास के एंड पर। थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ में आया ये, और आप लोगों का एक अपकमिंग वैसे इवेंट आने वाला है। मैं यहां पर स्लाइड, आई हैड आस्क्ड माय पीपीटी गाय टू ऐड अ स्लाइड, लेकिन उन्होंने गलती से ऐड नहीं करी है स्लाइड, तो कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं कि आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपकमिंग टेस्ट आने वाला है, जो वीकली टेस्ट जैसे आपके होते हैं, और उस टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग गिव अवेज हैं। ठीक है, कल की क्लास में बताता हूं उसके बाद, पर कल तो क्लास है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। बट आपका जो अपकमिंग टेस्ट है ना, अब उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, टॉप 10 जो आएंगे लीडर बोर्ड्स पे, उनको कुछ एक्साइटिंग गिव अवेज हैं। ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करना उनमें, और आपकी स्टैंडिंग से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। श्रेयांशी, अर्चना यादव, यश सिंह राजपूत, अंशिका पांडे, प्रेम राकेश सावले, आशुतोष पलेरिया, अनिशा वर्मा, अनुभव कुमार गुप्ता, ध्रुव पटेल एंड मनन्या जैन। वेल डन, टॉप 10 को स्वागत, टॉप 10 को बधाई हो बहुत बहुत। डाउट देख लें सर, मेरे स्कूल में इंग्लिश वाली मैम छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर नंबर काटती हैं, कोई गलत बात नहीं है वैसे इसमें, हालांकि थोड़ा हार्श आपको लग रहा होगा, लेकिन आपके भले के लिए, अगर ऐसा करती है वो, तो अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट करने पे फोकस करो, और रात उनकी गलती निकालने में, है ना? कोई गलत बात नहीं है इसमें। गलती कर रहे हो उस पर तो मार्क्स काट रहे हैं, अगर गलती पे मार्क्स, अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तब मार्क्स काट रहे हो तो गलत बात थी। सर रियली थैंकफुल फॉर मेकिंग इंग्लिश, अरे एंड प्लीज टेल मी द बेस्ट फॉर लर्न क्वेश्चन आंसर्स रूट चैप्टर, राइट? बताएंगे इसके बारे में आपको, बट थैंक यू सो मच। करियर गाइडलाइंस अपॉर्चुनिटी पे एक वीडियो बना दो, एक बनाई हुई है ऑलरेडी, आप चेक करो वैसे, है ना? क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास आफ्टर 10th, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है एक ऑलरेडी ऑनलाइन, आप सर्च करना उसको बस। बैकलॉग कैसे करूं? धीरे धीरे एफर्ट के साथ। विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स हर क्वेश्चन के अंदर, हर चैप्टर के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कीवर्ड्स लिख दो बस, आप मेन पॉइंटर्स होते हैं आंसर के, बन जाएगी बात। ठीक है, इज देयर एनी ट्रांसफॉर्मेशन आर्क? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निकिता, बोर्ड एग्जाम में हर बारी ट्रांसफॉर्मेशन आर्क पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई कैरेक्टर स्टार्टिंग में कैसे था और एंड में कैसे बदल गया, इसके ऊपर। जैसे ये कैरेक्टर इसी में ले लो, जो ग्रिफिन था, स्टार्टिंग में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जो कि डिस्कवरी करने में लगा हुआ था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी आप पाते हो कि वो एक इलीगल एक्टिविटी करने वाला एक तरह से गैंगस्टर बन गया है। कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी पूरी स्टोरी आपको लिख देनी है, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क होता है। ठीक है, ब्लैक होल भी इनविजिबल होगा यार, ये आप पूछना फिजिक्स वाले सर से। छुट्टी में कहां गए थे? मैं वियतनाम गया था, बहुत शांत जगह लगी, बहुत प्यारी जगह लगी मेरे को, मजा ही आ गया। ठीक है, फाइन, चलो ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच। अब आप लोग कंटिन्यू करो अपना, हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अलविदा। अगले हफ्ते हम 2 क्लासेस करेंगे, डू नॉट वरी, और तब तक के लिए यू हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू, बाय। हाँ।